मैडम एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि एक सिस्ट होती है या मैस होता है ओवरी में और साथ असाइटिस दिया हुआ होता है। तो उसकी बेसिस पे हमें स्टेजिंग करने में काफी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि वन सी में जो है थ्री जो है उसमें आल्दो के मिलिग्नेंट सेल्स इन द असाइटिस दिया हुआ है, तो हम उसको 1C3 करें या फिर हम हम्म। उसको अपस्टेज करें। देखो, जो तो हमने आप बात ठीक कर रहे हो, प्री ऑपरेटिवली स्टेजिंग करके लेके जाना पेशेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें आपके ट्यूमर मार्कर्स भी आ जाते हैं, सीटी की रिपोर्ट भी आ जाती है। फिर आप जितनी पॉसिबल स्टेजिंग प्री ऑपरेटिवली कर सकते हो वो करते हो। फिर उसके बाद एक स्टेजिंग होती है इंट्रा ऑपरेटिव, और एक स्टेजिंग होती है बायोप्सी के ऊपर। फिर मिलके टोटल डिसाइड होता है कि ओवरऑल स्टेज क्या थी। जो तो प्री ऑपरेटिव स्टेजिंग है वो कोई बहुत डेफिनेटिव स्टेजिंग नहीं होती, लेकिन उसका मकसद बेसिकली होता है कि आपको खुद भी पता हो और अटेंडेंट्स को भी पता हो कि आप किस एक्सटेंट तक सर्जरी कर सकते हो। यानी कि अगर इतनी मैसिव उसकी स्टेज है, मे बी साइटिस दे दिया हुआ है और पेरिटोनियल कैविटी इन्वॉल्व है, तो हो सकता है कोई एडजुवेंट कीमोथेरेपी की पहले जरूरत है, उसके बाद सर्जरी की। सो प्री ऑपरेटिव में आपने ये भी फैसला करना होता है, और उसके अलावा ये भी कि आपने सीटी के ऊपर सीटी करके सर्फेसिस सर्फेसिस के ऊपर स्प्रेड ऑफ द डिजीज देख लिया। और हो सकता है कि आप उसे पहले ही काउंसल करके लेके जाओ कि अगर हमने मैक्सिमम रिमूवल ऑफ द डिजीज इंट्राऑपरेटिवली करना है, तो उसके लिए हो सकता है शी मे इवन एंड अप इन कोलोस्टमी, और शी मे इवन एंड अप इन सम ब्लैडर, पार्ट ऑफ द ब्लैडर नीड्स टू बी रिमूव्ड और समथिंग लाइक दैट। तो ये सारा कुछ आपने पहले से काउंसल किया हो पेशेंट को भी और उसके रिश्तेदारों को भी। तो इसलिए प्री ऑपरेटिव स्टेजिंग की जाती है फिर, लेकिन वो एक डेफिनेटिव स्टेजिंग नहीं होती। फिर इंट्रा ऑपरेटिव स्टेजिंग होती है, वो काफी हद तक इंपॉर्टेंट स्टेजिंग होती है, क्योंकि उसमें बेसिकली हमें पता चलता है कि कहाँ तक की डिजीज है। और उसके बाद बायोप्सी की रिपोर्ट पे कि हमें हिस्टोपैथोलॉजी पता चले कि कितना को एग्रेसिव वो ट्यूमर है, या लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व थे या नहीं थे। तो ये सारा कुछ मतलब इसे सब इतनी। मैडम ठीक तो है। इसमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी जब हम कराते हैं देखने के लिए कि जो मैलिग्नेंट मैस है ये वाकई मैलिग्नेंट है, किस टाइप का मैस है, तो मैम ये किस स्टेज पे करानी चाहिए? हम्म। देखो, अल्ट्रासाउंड एस्पिरेशन ऑफ सिस्ट तो वैसे ही नहीं रिकमेंडेड कहीं पे भी। हाँ, ये जो आप प्री ऑपरेटिव बायोप्सी की बात कर रहे हो वो होता है अगर साइटिक फ्लूइड है। और साइटिक फ्लूइड में फिर आप उससे साइटिक फ्लूइड को लेके उसकी साइटोलॉजी करके उसके अंदर कुछ मैलिग्नेंट सेल्स मिलते हैं और टाइप ऑफ ट्यूमर का पता चलता है, जिसमें आपने एडजुवेंट कीमोथेरेपी देनी होती है। उसमें फिर आप साइटिक फ्लूइड से प्री ऑपरेटिवली करते हो। लेकिन अगर आपके पास पहले एक कॉम्प्लेक्स सिस्ट है जिसमें ट्यूमर मार्कर्स भी ज्यादा आ रहे हैं, वो मेलिग्नेंट है, उसमें तो आप कभी भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड, इट्स नॉट, ये कोई रिकमेंडेड ट्रीटमेंट नहीं है कि आप वो लेके उसके बाद उसकी करो। क्योंकि अगर तो वो एसाइटिस नहीं है तो फिर तो आप उसकी सर्जिकल रिमूवल पहले होगा ना कीमो से। अगर एसाइटिस है तो फिर आप एसाइटिक फ्लूइड लेके टाइप ऑफ ट्यूमर देख के फिर टारगेटेड एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हो, फिर सर्जरी देते हो, और फिर पोस्ट ऑप कीमो देते हो। ये कोर्स होता है बेसिकली। Excuse me, ma'am. There's ठीक a है। question. जी जी Ma'am, जी। my question is that कि जब हम एसआईटीज देख रहे हैं और इंट्रा ऑपरेटिवली हमने इसको ऑपरेट कर लिया, तो जस्ट ऑन एसआईटीज की जो है हमें साइटोलॉजी उससे वी हैव टू कंफर्म द सीए, या हम उस टाइम पे कोई फ्रोजन सेक्शन भी लेंगे ड्यूरिंग सर्जरी, या बायोप्सी ले लेंगे? नहीं नहीं, अगर तो आप सर्जरी कर रहे हो और प्री ऑपरेटिवली यू न्यू दैट इट वाज अ कैंसर, तो फिर तो आप उसकी स्टेजिंग लेप्रोटमी कर रहे हो ना, फिर आपने इंट्रा ऑपरेटिव बायोप्सी क्यों करनी है? लेकिन अगर आपको पहले से यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इट वाज मेलिग्नेंट, तो उसमें जाहिर है फिर एसाइटिस तो नहीं होगी ना। लेकिन इंट्रा ऑपरेटिवली एकदम से व्हेन यू लुक एट द ट्यूमर एंड यू सी दैट इट लुक सस्पिशियस, तो फिर आप उसका फ्रोजन सेक्शन उस टाइम पे ले सकते हो। राइट। ठीक है। यह हम मेरा ख्याल है केस कर लेते हैं, तो उससे आप लोगों को कुछ क्लैरिटी हो जाएगी चीजों की। वरना आई नो ये जो सी ओवरी या वेरिएंट मैस है, हो सकता है इसमें भी दो क्लासेस लेनी पड़े, क्योंकि इसके बहुत सारे सिनेरियोज हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग एग्जाम में आ जाता है इसका डीडी होता है, यानी डिफरेंशियल्स। इज इट मेलिग्नेंट और बिनाइन, इट्स एंडोमेट्रियोटिक और इट्स ट्यूबरकुलोस। तो ये जो डिफरेंशियल है, इसको भी सॉर्ट आउट करना इतना सीधा काम नहीं है। सो हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं डॉक्टर सना और डॉक्टर लुबना, आई थिंक आए हुए हैं, मुझे भी नजर आए थे उनके नाम। तो जी, पहले कौन? लुबना नजर आ रही है मुझे, सना आई थिंक। मैडम मैं करूँ?
जी चलो लुबना, आपके पास है कोई हाँ केस? जी पहले आप मैडम, मैं कर लो करूँ? फिर सना कर लेंगे। जी करें। नहीं जी लुबना। मैडम, बस आप दे दें केस। अच्छा मैडम आप दे दें केस। ठीक है। So patient is 62 years of age and she has come to you with a 5 centimeters mass um, on ultrasound in the ovary. Uh, according to ultrasound, it's a complex mass. नहीं भी कह रहा सारे लगाते, मैं तो कहता कल एक गुम हो गए, फिर गिर गए, तो उसने कहा सॉरी, मैं 5 जगह म्यूट लगाते। कर रही हूँ। सारे अपने आप को खुद भी म्यूट कर लें प्लीज। जी जी लुबना। हाँ जी मैडम, स्टार्ट करूँ? लुबना आप आपको आवाज आ रही है? जी प्लीज हाँ जी कीजिए मैडम, स्टार्ट। आवाज आ रही है। ओके। So patient आफ्टर is म्यूचुअल इंट्रोडक्शन आई patient विल is इंक्वायर 62 years of age. जी जी then लुबना। after mutual introduction I will inquire from the patient that about her parity, and will inquire about that why the ultrasonography was done, and either she is having any symptoms in the form of abdominal distension if present, and I will inquire about its onset, duration, severity, relieving and aggravating factor. Either she is having a pain, or either there is a history, any history of feeling of mass, and any history of feeling of mass is there or not. And after this I will inquire her about her age of menarche, her age of menopause, and any ovulation induction she has taken, any history of smoking, OCP's intake, and then the ovarian, bowel and breast carcinoma in herself or in her family. Then I will also inquire about protective factors by asking her about her parity, and either she has done breastfeeding or not, and what about her OCPs, either she has taken OCPs, any history of altered urinary or bowel habits, any history of rectal bleeding. And then I will inquire about any history of weight loss and loss of appetite, any history of long-standing cough with evening rise of temperature, and or contact with a tuberculous person. And after this I will inquire from the patient regarding her any treatment she has taken up till now, and any investigation besides this ultrasound if she has undergone. And then I will briefly take her past gynecological history, her past surgical social history, and then I will briefly take her past medical, past surgical, social history, and family history will be taken. After this, madam, I will proceed towards the examination. जी आप कब करते रहो जी। Okay, madam, on examination, besides I will check her body mass index, and then we'll do her the general physical examination will be done, take her vitals and thyroid, especially the breast examination, auscultate the chest. And then I will do her abdominal examination. From the inspection, I will look on the site of the mass, and I will look on the site of the mass, and either the abdomen is protuberant, any visible pulsation, and then we'll do the palpation, superficial palpation, and then deep palpation for the side size, tenderness, temperature, consistency, regularity, mobility, and either the lower limit of the mass is reachable or not. And I will also do the percussion, and we'll check the shifting dullness. And after this I will do the bimanual exam. I will do the local examination will be done, and I will do her first the sterile speculum examination, and for the to check the health of her cervix. And then I will do the bimanual examination for the uterine size and position, and especially I will check that either this mass is separately palpable from the uterus or not. Then madam, any positive finding in examination? अच्छा ठीक है। अच्छा था आपका, नॉट बैड। क्योंकि अगर हमारा ये हम स्ट्रक्चर डिस्कशन के हिसाब से करें और हमारे पास टाइम इतना है कि हमने मैनेजमेंट भी पूरी डिस्कस करनी है, तो आपने इसको अच्छा फोकस्ड रखने की कोशिश की है। प्रोटेक्टिव और रिस्क फैक्टर्स को थोड़ा और एम्फोसाइज बड़ा करना है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई, मैंने तो आपसे कहा कि है ही कॉम्प्लेक्स मैस, तो आपने तकरीबन कवर किए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि और भी काफी सारे इसके प्रोटेक्टिव और रिस्क फैक्टर्स हैं। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम उसकी यंग एज की हिस्ट्री, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओवुलेशन इंडक्शंस, ब्रेस्ट फीडिंग, एंड ये सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इवेंचुअली दीज लीड टू आइदर प्रोटेक्टिव और प्रोटेक्शन, और ज्यादा उसको प्रोन कर देते हैं टुवर्ड्स द मैलिग्नेंसी।
सो वो सारे अपने रिस्क फैक्टर्स और वही और साथ में अपने फैमिली हिस्ट्री का आई एम श्योर एम्फसाइज तो किया था, तो वो सारा आपने करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा, बिकॉज अगर एक अल्ट्रासाउंड है विच इज शोइंग अ कॉम्प्लेक्स मैस इन अ पोस्ट मेनोपॉजल लेडी ऑफ कोर्स, तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा उसकी ओवरऑल बॉडी का रिस्पॉन्स टुवर्ड्स दैट, मे बी उसका मेटास्टेसिस या कुछ ऐसी हिस्ट्री भी साथ ही लेना है, जैसे कि वेट लॉस, लॉस ऑफ एपिटाइट, बोन पेन्स या आई वुड लाइक बिकॉज शी 62, तो आप थोड़ा सा उसमें मेडिकल हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है कि आप उसका कुछ वो जिक्र कर दो, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज का। फैमिली हिस्ट्री में तो इसमें मेलिग्नेंसी की बड़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री आ जाती है, तो वो सारा आप अगर उस तरीके से, इसमें सिर्फ अगर इस तरीके से बोलते हैं कि पास मेडिकल फैमिली, तो वो ऐसा लगता है कि यानी कि 62 ईयर्स ओल्ड और 25 ईयर ओल्ड में कोई फर्क ही नहीं है ना, कि आप उसमें भी इसी तरह क्विकली गुजर गए मेडिकल हिस्ट्री को लेके जितना आप उसमें, तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस। तो इसलिए हिस्ट्री के हर सेगमेंट को थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा था कि 62 ईयर्स ओल्ड में आप इस तरीके से गुजर रहे हो। बाकी ठीक है, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा एलैबोरेटिव किस्म की हिस्ट्री होना बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन, examination was also all right, again because ovarian mass है, complex है, मे बी malignant ही हो, इसके अंदर आपका साथ में हिस्ट्री, इसमें एग्जामिनेशन में ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। इसको सिर्फ ये कहना कि मैं बस एक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन दैट विल इंक्लूड द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ऑल्सो, दैट अगेन मीन्स कि अगर कोई पेशेंट फाइब्रॉइड की है तो उसमें भी तो आपने ऐसे ही गुजरना था जनरल फिजिकल में जैसे आप ओवेरियन में गुजर गए हो। तो इसके अंदर साथ में ऑफ कोर्स ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तो वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बोलो ताकि हमें हमें पता चले कि आपको इसकी थ्योरी और इसके लिंक्स का पता है। उसके बाद आप जब यस योर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वाज गुड, उसके अंदर अगेन जब आप शिफ्टिंग डलनेस की बात कर रहे हो तो फ्लूइड थ्रिल तब इफ देयर इज एनी साइन ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमेन प्रेजेंट, मतलब उसमें फिर आप फ्लूइड थ्रिल, आप शिफ्टिंग डलनेस के साथ हर एक में फ्लूइड थ्रिल नहीं बोल दोगे, तो फ्लूइड थ्रिल फिर आप उसमें बोलोगे। उसके अलावा पेल्विक एग्जामिनेशन वाज ऑल राइट आई थिंक सो। सो आई होप आपने बीएमआई का भी जिक्र किया होगा। तो इसके इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि इस पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हर पेशेंट की तरह इसमें उसको नहीं बोल सकते, तो वो उस तरीके से बोलना बड़ा जरूरी है। ओके ठीक है, मैडम किसी ने मैंने कुछ कहा और था ऐड कि करना है? मैंने कहा था आई विल स्पेशली डू हर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और मैंने फ्लूइड थ्रिल का नाम नहीं स्पेशली लिया डू था। नहीं, आपको आप पूरा एग्जामिनेशन बोलो, वो तो हर एक में ही हम स्पेशली करेंगे। अच्छा होल ब्रेस्ट, तो मैडम हम जो होल चीज एग्जामिनेशन स्पेसिफिक है, बोलेंगे जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द इंस्पेक्शन देन पैल्पेशन। आप उसमें बोलने में क्या बोलना में 2 सेकंड लगने, कि बायलैटरली एक्सपोज करके मैं उसका इंस्पेक्शन करूंगी या palpation करूंगी, लुक फॉर एनी एरिया ऑफ टेंडरनेस और मैस, बस। उसमें क्या है, वो ठीक तो है। अगर कोई नोड्यूल या मैस मिला तो आप एलेबोरेट करें। थोड़ी सी चीजें आपने लिंक से लिंक बना के आपने करनी है, ठीक है। बाकी ये बात है, जब हम ओके डीडी डिस्कस करेंगे तो हर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या फर्क होगा, जैसे ट्यूबरकुलोसिस में क्या है, एंडोमेट्रियोसिस का क्या फर्क है, वो सब आपका फिर डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो, और किसी ने कुछ ऐड करना है ओके फिर हम बना इन्वेस्टिगेशन पे आ जाए। मैडम इसमें है ना सुप्रा क्लेविकुलर इन्वेस्टिगेशन, जी नोड्स, नाजिश, सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स जो है ना वो स्पेशली इसमें मेंशन कर दे। क्योंकि ओवेरियन लिम्फ मैस है नोड्स आप वैसे भी करोगे, ना देखो तो जनरल फिजिकल में ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आप लिम्फ नोड्स का अलग से भी बोलो कि लिम्फ एडिनोपैथी के लिए आपने पैल्पेट किया या कोई पैल्पेबल लिम्फ नोड्स आपको मिले हैं या नहीं, तो वो आप अलग से बोलो तो बिल्कुल, ये नाजिश ने बिल्कुल ठीक, स्पेशली सुप्रा क्लेविकुलर बोलो या ना बोलो, अगर कोई नहीं भी बोलता तो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है, लेकिन आप यस यू शुड से कि पैल्पेबल लिम्फ नोड्स थे या नहीं थे। ठीक ओके है, ठीक है मैडम, गुड, ठीक है। ऑल राइट। जी, इन्वेस्टिगेशंस, मैडम besides her baseline investigation, her specific investigation, especially the करना pelvic नहीं शायद कुछ ultrasound कहना है, ए- नहीं जी। okay जी जी मैडम, आपके अक्सर वो लेक्चर्स में सुना है कि आप कहती हैं कि मैस को जब भी एग्जामिन करना हो ना तो कोई भी बोनी लैंडमार्क जो हमारा वो है प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना, तो वहां से आपने मेजर करना है कोई मैस वगैरह। तो उसमें इसमें तो जो बिल्कुल, है ना, जी जी, इसमें तो आपने दिया है 5 सेंटीमीटर का, वो तो हो जाएगा। जिसमें ह्यूज मास होता है उसमें तो वो लोअर लिमिट रीचेबल ही नहीं होती, तो फिर हम कैसे वो करेंगे?
मैडम बोनी लैंडमार्क हम सिंफिशियल मैं जो बताती हूँ, है वो तो हम सना ने तब बड़ा लेंगे अच्छा अगर क्वेश्चन मिड किया लाइन है। मैच है। शी इज राइट, बिल्कुल, मैडम लुबना वो भी तो ठीक कह अगर रही है। कोई मिड अच्छा लाइन देखिए, मैच मेरी बात होगा। सुने, जब तक लोअर लिमिट नहीं मिली, बिकॉज इट्स नॉट अ ह्यूज मैथ्स। जी ट्रू, जी अगर आपको लोअर लिमिट, एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ मेरे बड़े लेक्चर्स में मैं अक्सर, क्योंकि मैथ्स का एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और गायनी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है एब्डोमिनल मैथ्स, क्योंकि हमने अपने एग्जामिनेशन से ही डायग्नोसिस बनाना है कि वो मैथ्स है क्या। सो अगर आप मैथ्स का एग्जामिनेशन गायनी में कर रहे हो, यू लुक फॉर द बोनी लैंडमार्क। जब लोअर लिमिट रीचेबल है तो बोनी लैंडमार्क सिम्फिसिस प्यूबिस है। सिम्फिसिस प्यूबिस से हम मेजर करके फिर हम एग्जैक्ट मेजरिंग करके बताते हैं, इट्स लाइक 12 वीक साइज या इतना, इस तरह से। जब हमारे नॉट रीचेबल, तो फिर हमारे इसका मतलब है वी कैन नॉट मेजर इट विद मेजरिंग टेप, क्योंकि अगर हम उसके एक एंड पे मेजरिंग टेप रखेंगे तो वो एक तरफ से प्रेस होकर दूसरा एंड आगे चला जाएगा, तो वो सही मेजरमेंट नहीं होगी। तो इस when the bony landmark is not there, which means the lower limit is not reachable, then you cannot tell the एग्जैक्ट साइज ऑफ दैट mass। आप अप्रोक्सीमेशन से कह सकते हो, आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 4 into 5 सेंटीमीटर, उसमें मेजरिंग टेप रखने की जरूरत नहीं है। या फिर लेमन साइज्ड मैस, या ऑरेंज साइज्ड मैस, या टेनिस बॉल साइज्ड मैस, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां सना ने कहा कि व्हेन देयर इज अ ह्यूज मैस, देखो वहां पर क्या कंफ्यूजन होती है। व्हेन देयर इज अ ह्यूज सिस्टिक मैस, तो उसके अंदर हमारे पास ये कंफ्यूजन होती है कि आइदर इट्स ascites और इट इज एन ओवेरियन मैस। उसको डिफरेंशिएट, व्हेन देयर इज अ ह्यूज मैस, उसमें आप लोअर लिमिट ऑब्वियसली विल नॉट बी रीचेबल, या सो विच मीन्स कि आप उसको सिम्फिसिस प्यूबिस से मेजर कर सकते हो। आप उसको कह दो कि 36 सेंटीमीटर या 36 वीक साइज में है, बट now there is a difference के either because it's all cystic, is it a huge ascites or is it a mass, उसको कौन differentiate करेगा एग्जामिनेशन में। मैडम अगर तो उसमें बहुत ज्यादा एसाइटिस होंगी देन वी विल गो फॉर फ्लूइड थ्रिल। then we will go for फ्लूइड थ्रिल। ओके। कई दफा सिस्टिक मैस में भी फ्लूइड थ्रिल आती है। मैडम डलनेस होगी फ्लैंक्स में, किसमें? फ्लैंक एरिया में डलनेस किस होगी, केस एसाइटिस में, होगी तो मैस में या फ्लूइड में? एसाइटिस में। तो कैसे मैडम डिफरेंशिएट मैस करेंगे, भी आप डल ठीक होता बता है रहे और हो। वो भी डल होता Madam, we'll do the percussion, and on percussion there will be dullness in the flank area. Then it means that there is a possibility of ascites. So then we will confirm मैथ्स it में by मैम shifting the. रेजोनेंस आएगा ना? नहीं, मैं मैडम जो बताती हूँ। मैस है ना, मैस में शिफ्टिंग डलनेस नहीं बता रही थी होगी, वैसे। और एसआईटीज में शिफ्टिंग डलनेस होगी। एसाइटिस यूनिफॉर्म भी होगी ना, गुड। मैथ्स में भी इरेगुलर। जब आप, जी हुमा की भी बात सुन लेते हैं। जी हुमा। जी मैम, जो एसाइटिस होती है वो यूनिफॉर्म होती है, मैथ्स ठीक है, इरेगुलर या जो है ना कन्फर्म सर्कुलर हो सकता है। ठीक है। सो मोरलेस फातिमा ने और बाकियों ने कुछ ठीक बोल रहे थे। जब आप शिफ्टिंग डलनेस चेक करोगे, आप परकशन चेक कर रहे हो, आप सेंटर से आए हो, एपिगैस्ट्रियम से आप अम्बलाइकस तक आए हो, अम्बलाइकस से आप फ्लैंक्स पे गए हो। जब आप फ्लैंक्स पे गए हो, एसाइटिस जो है वो फ्लैंक्स तक डल होगी। मैस अगर है ना, तो वो मैस के बॉर्डर जहां तक है वहां तक डल होगा, फ्लैंक्स में जाके वो रेजोनेंट हो जाएगा। एक रेजोनेंट हो चीज। जाएगा। दूसरी चीज ये कि लेकिन अगर वो नीचे तक डल जाता है तो इसका मतलब है वो साइटीज है। और फिर जब आप उसको करवट दिलाते हो तो फिर ऑब्वियसली शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव हो जाती है। मैथ्स के अंदर आपको शिफ्टिंग डलनेस कई दफा पॉजिटिव नहीं मिलती, यानी कि आपको नीचे तक अगर बेस तक डल आ रहा है और आप उसको करवट दिलाते हो तो बिकॉज इट्स अ मैथ्स, तो उसमें में डल ही रहता है मोस्टली। तो जब आपने साइटीज और ह्यूज मैथ्स को डिफरेंशिएट करना हो, सिस्टिक मैथ्स को, तो आप शिफ्टिंग डलनेस या आप परकशन नोट से देखते हो, और परकशन नोट में जब फ्लैंक्स पे जाके मैथ्स खत्म हो जाता है तो उसके नीचे तो रेजोनेंट नोट भी आने का चांस होता है, लेकिन वो बड़ी मेहनत से पिक होती है चीज। और इफ नॉट, तो अगर आप उसको करवट दिलाओ तो आईटीज में तो शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव हो जाएगी, मैथ्स के अंदर शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव नहीं होगी, वो डल ही रहेगा। तो इस तरीके से आप उसको डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है। तो ये एक रेयर केस होता है जिसमें इतना बड़ा मैस बन गया कि 36 वीक साइज पूरा, बट इट डज हैपन इन, और आप अदरवाइज अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी यू एनकाउंटर दिस टाइप्स ऑफ मैसेज, स्पेशली ये जो एसाइटिक ह्यूज मैसेज हैं, ये कंपैरेटिवली
प्री मेनोपॉजल खवातीन में बन सकते हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में। ठीक है, सो गुड। चलो लुबना जल्दी से अब आप अपने वो कर लो जी मैडम, इन्वेस्टिगेशन। हमारे कुछ इन्वेस्टिगेशन। कहना है तो आप कह दो जल्दी से। जी जी लुबना। हाँ जी मैडम, बिसाइड्स बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन आई नीड स्पेसिफिक मैडम, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन बोलूं सारी या स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस पर आ बोलने जाऊं? सब कुछ करना है, हाँ जी बोलते ओके जाए। नहीं मैडम, आप I need बोलो ना। baseline investigation in which complete blood count with date, including hemoglobin in gram per deciliter, total leukocyte count, 12 platelet 12 count. HB12 है, मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ जी। बाकी प्लेटलेट्स भी Okay, नॉर्मल है, नॉर्मल है। madam, blood group and RH factor. बी पॉजिटिव। Her midstream urinary analysis purpose, protein and sugar. नॉर्मल है। Her blood sugar random 2 hour. 92। Okay, and then her viral serology, hepatitis B surface antigen, anti-HCV and anti-HIV. नेगेटिव। Okay. Okay, thank you, madam. And after this, I need her pelvic ultrasound. Besides the size which was given, I need some other features. Either this mass is partially solid or partially cystic, and either the if the septas are present, what was the thickness of the septa? Papillae are present, what was the number of the papillae? Either it is a unilateral or bilateral. Either it is a and either the ascites is present or not, or not present. And on Doppler, what was the blood flow on the capsule? ठीक है, और पता है? तो हाँ जी, और Madam, next investigation अल्ट्रासाउंड is her थोड़ा tumor और अच्छा marker. बताएं। Okay, ठीक है, madam. On ultrasound, besides her size, I would like to know about either this mass is cystic or solid, or partially cystic or partially solid. But if it is a multilocular, then what was the thickness of the septa? Either the solid component are present, then what is the size of the solid component? If the papilla is present, what are the number of the papillae? And what was the and on ठीक either है, the आप ascites अच्छा is बता रहे हो। present. इसके अंदर अल्ट्रासाउंड थोड़ा और भी अच्छे तरीके से अगर इसको आप सीक्वेंस में बोला ना, यू नॉट मिस एनीथिंग, यू आर नॉट एक्चुअली मैडम मिसिंग मैं बताऊं? एनीथिंग अभी भी। जी सना। अच्छा मैडम, फॉर द अल्ट्रासाउंड आई वांट टू चेक द साइट इट्स यूनिलोकुलर, bilocular, its surface is regular, irregular, capsule are intact or not, what is the thickness of the capsule, is it blood flow is present or not, what is the septa of the thickness, any debris present or not, and any papillary projection. और फिर यूट्रस का भी पूछ लो ना, यूट्रस या जी एनी जी अदर पैथोलॉजी इन जी द जी पेल्विस जी और एनी फ्लूइड। साइज ऑफ द यूट्रस, size of the uterus, anteverted, हम्म, retroverted, endometrial thickness, regular, irregular, myometrial वो echogenicity, सारा कुछ। adnexal pathology, वेरी उसके गुड, बाद मैस का। जी ऐसे बिल्कुल। मार्क्स के बाद। तकरीबन आपने बात वही की है जो लुबना करी थी, लेकिन ये जरा ज्यादा सिस्टमेटिक हो गई, क्योंकि हम बाहर से अंदर आए। पहले हमने साइट पूछ ली कि कहाँ से ओरिजिन है, उसके बाद यूनिलैटरल है या हम्म बायलैटरल है, फिर हम बाहर से अंदर आ रहे हैं। कैप्सूल की सारी डिटेल पूछी, थिकनेस ऑफ कैप्सूल, ब्लड सप्लाई रेगुलर है नहीं है, रप्चर्ड है क्या है। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता अंदर आना शुरू है कि पेपिली है या नहीं है, और सेप्टी है कि नहीं है, और कोई डेब्रिनस है फ्लूइड या नहीं है, या कोई स्ट्रक्चर। तो बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। और नेवर फॉरगेट द अदर ऑर्गन्स इन द पेल्विस, वो भी तो पूछने हैं। तो बिल्कुल अल्ट्रासाउंड इसी तरह, ठीक है। चलो लबना, ट्यूमर मार्कर्स पूछा। Then, madam, tumor markers including the CA125, beta HCG, alpha fetoprotein, and lactate हम्म, dehydrogenase level. मैम अल्फा ठीक है। स्पेसिफिसिटी। और Madam, all tumor markers मैंने मांग लिए. ठीक है, और CA125, इन्वेस्टिगेशन LDH, पूछते alpha रहो ना fetoprotein, and beta HCG. Madam, and आप। after this, and after madam आप मुझे इसकी वो दे देना, मुझे pelvic ultrasound की findings दे दें. नहीं अभी नहीं दूंगी, कुछ नहीं देना, पहले Then, सारी madam, I would like to इन्वेस्टिगेशन know पूछे। about the CT कोई भी scan. नहीं देगा। Then I would like to know about the CT scan for the involvement of the surrounding structure, extent of the disease, and lymph nodal status. अच्छा ठीक है। सो आपने एक तरह से ठीक किया। देखो, जब आप एग्जाम में भी जब आप ये सारी इन्वेस्टिगेशंस मांगोगे ना, तो शुरू में बेसलाइन तक तो आपको बता देंगे। अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग चलो हमारे सिनेरियो में ही थी, उसके बाद नोबडी इज गोइंग टू गिव यू एनी ट्यूमर मार्कर और एनीथिंग एल्स, बिकॉज दे वांट टू नो कि आपके पास मैम जब कुछ भी नहीं मैम है मैं तो एक आप क्वेश्चन आपके करूँ? अपने माइंड में क्या है कि आपको क्या क्या चाहिए। बेहतर होता है कि जब आप ट्यूमर मार्कर्स मांगो
जी सानिया। मैम एक तो ट्यूमर मार्कर में जी अल्फा जी। फिटोप्रोटीन का तो इतना रोल नहीं होगा ना, ये ओल्ड एज भी है। और जब तक अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग नहीं होगी हम सीटी स्कैन क्यों मांगेंगे? मैं तो अभी हम ये नहीं यही कहेंगे बताने कि लगी हूँ, यही बताने लगी हूँ। तो अब क्योंकि आपको ट्यूमर मार्कर्स नहीं दिया, सीटी जो है थोड़ी सी अगली इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, इतनी आसान नहीं होती करानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप बिफोर सीटी कह सकते हो कि माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय ट्यूमर मार्कर्स रिपोर्ट। ट्यूमर मार्कर्स कौन कौन से मांगने? लुबना ने मांगे CA 125, LDH, अल्फा फिटोप्रोटीन और बीटा ECG। आई थिंक इसमें कोई एक स्पेसिफिक छोड़ देने की जरूरत नहीं है, या तो सारे मांगो या फिर सिर्फ CA 125 मांगो। सारों में फिर एक CA भी आता है, CA भी इसी का पार्ट है, इसी फैमिली में आ जाता है, तो फिर ये फिर सारे ही आ जाते हैं। ये सारे मांगने का ओके कॉन्सेप्ट ये है कि एनी ट्यूमर और एनी CA कैन अकर इन एनी एज ग्रुप, राइट? जी मैडम, ये गाइडलाइंस मतलब में लिखा हुआ है सेम। तो हाँ, लेकिन अब अगर हम सानिया की बात को जस्टिफाई करें, आप अगर इतना ज्यादा खर्चा नहीं कराना चाह रहे हो और आप पहले खाली CA 125 करा के देखना चाह रहे हो, क्योंकि एट टाइम्स पेशेंट रियली कैन नॉट अफोर्ड टू गेट एवरीथिंग डन हियर ना, फिर हमें थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस को चेंज भी करना पड़ता है। उसमें हम फिर ये कर सकते हैं, जो नॉर्मली ये कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन यस 20 ईयर से पहले पहले ऑल ट्यूमर मार्कर्स एक्सेप्ट CA 125, 60 ईयर से अबव सिर्फ CA 125, बाकी ट्यूमर मार्कर्स इफ नीडेड। तो कई दफा आपका CA 125 और CA अल्ट्रासाउंड से ही आपका डायग्नोसिस बन रहा होता है, रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स निकल रहा होता है, यू कैन ट्रीट योर पेशेंट। ये हम अपने गवर्नमेंट सेटअप्स में या लो लो अफोर्डिंग या लेस रिसोर्सफुल कंडीशंस में ऐसा करके वी कैन जस्टिफाई। बट एग्जाम में अगर आप ज्यादा सीधा सीधा रहना चाहते हो, तो आप कह सकते हो कि ऑल इन्वेस्टिगेशंस एनी एनी ट्यूमर कैन अकर एट एनी एज, सो मैं ये करूंगी। और लेकिन एट द सेम टाइम इफ अ वेरी पुअर लेडी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू और आप इतने लंबे चौड़े, क्योंकि हम ऑब्वियसली खर्चा आ जाता है हमारे, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दीज ट्यूमर मार्कर्स आर नॉट डन फॉर फ्री, या आपको प्राइवेट लैब्स ही कराने पड़ते हैं, एंड देन दे आर एक्सपेंसिव। अब तो मैं ख्याल 10-15 हज़ार वैसे ही लग जाए सिर्फ 2-4 टेस्टों में, तो फिर वो आपको सोच समझ के करना पड़ता है। एंड देन योर CT स्कैन रिपोर्ट विल डिपेंड ऑन योर अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग, डिटेल्ड अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग रिपोर्ट एज वेल एज योर ट्यूमर मार्कर्स रिपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से बोलना है। ओके मैडम, मुझे इसकी बता दें, जो हमने कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन मांगना है और CA 199, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? CA 19 ना मांगो, सी एक एसोसिएशन है विद सी ओवरी। सी ओवरी की जो लिस्ट है ना, उसके अंदर CAB, विच इज अ वेरी वेरी रेयर ट्यूमर मार्कर, बट इट इज इंक्लूडेड इन द सी ओवरी। CA 19 मेरा ख्याल है वो तो पैनक्रियाज में होता है, तो CA 19 जी वाला तो हम मैडम। नहीं मांगते, लेकिन CA है। ठीक है। ओके, थैंक यू मैडम। सो देन मैडम, व्हाट अबाउट इन्वेस्टिगेशन हर जरा मुझे CA 125 लेवल? बताती हूँ। मुझे एक अच्छी बात ये लग रही है कि मैंने इतनी क्लासेस ली हैं, अल्लाह का शुक्र है कि एक आपको मैथ्स एब्डोमेन का एग्जामिनेशन आपको बोलना आ गया और करना आ गया, और आपको अल्ट्रासाउंड पेल्विस मांगना आ गया। ये तो वो चीजें हैं जो मैडम, ये आपकी आपको सारी क्लासेस सुन लिटरली के आपका आया है। एक इम्प्रेशन ही बदल देंगी एग्जामिनर के लिए, और वो बहुत सारी चीजें आपके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जो चीजें ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ये बस आ जाए तो आई एम टेलिंग यू एग्जामिनर विल नो कि ये आपको कॉन्सेप्ट्स हैं। और फिर बहुत सारी चीजें जो कि जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीजें एग्जामिनर एंड तक नहीं देते, लेकिन जब आपने अच्छा एक अल्ट्रासाउंड मांगा हो तो वो आपको कई दफा फाइंडिंग्स भी दे देते हैं, या एक आधा ट्यूमर मार्कर की रिपोर्ट दे देते हैं, जिससे आपको एटलीस्ट डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है। ठीक है सर, ताकि आप मैनेज कर सको। चलो, सो हम ऑफकोर्स मैडम आपने CA हर 125 क्लास जो में है। जी सॉरी। मैडम आपने हर क्लास में इतना एक्सरसाइज किया है, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स हाँ और अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स भी, तो हमें अब जबानी जी, याद होगी। चलो दैट इज ग्रेट। इंशाल्लाह आप इसी तरह वहां जाके बोल भी लोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो गुड। सो CA 125 में मैं आपको देने लगी थी, ये है तकरीबन 1100। Okay. After this, madam, I will consult the family. After history examination and the investigation, I will consult the family that on the basis of history examination and investigation, this mass seems to be a malignant mass, malignant ovarian mass, and as CA 125 level is more than 200, it means the risk of malignancy is 70% in this case.
However, the final diagnosis will be made after the histopathology report. So I will involve the multidisciplinary team, including the oncologist and surgeon and histopathologist and psychologist and madam surgeon and urologist if needed. And after this, I will put after arranging the blood, I will maintaining the WHO surgical safety checklist, I will put my patient on the elective list. After giving anesthesia, I will confirm my findings and will do the examination again. Then I will proceed by giving a midline incision. And after giving incision, first I will take the ascitic fluid for cytology if present, and if not present, then I will take the peritoneal washing. After this, I will inspect the mass and will do the surgical staging. I will again check her size of the mass, site of the mass, either it is a unilateral or a bilateral, and what was the surface of the mass, either it is a smooth or not, and ascite is present or not, status of the omentum and under surface of the diaphragm, and lymph nodal status. And after this, I will proceed towards the staging laparotomy, and I will do total abdominal hysterectomy plus bilateral salpingo-oophorectomy plus infracolicomectomy will also be done, and the lymph node will also be examined. And after doing this, I will send the specimen for the histopathology. I will close the abdomen and shift the patient in the recovery room. I will do her input-output monitoring, her vital monitoring, IV fluid, IV antibiotic will be given. And then in the post-op period, I will discuss with my patient my intraoperative findings that I will discuss with my intraoperative findings, and I will keep my patient in the follow-up. And I will also counsel her that she may need a further treatment in the form of a chemotherapy according to the stage of the disease. And after the histopathology report, in which I will get the grading, I will counsel her that she may need a lifelong follow-up, first 3 monthly. In the first 2 years, 3 monthly follow-up, and then in the next year, 6 monthly follow-up, and then annual follow-up in her whole life. And in every follow-up visit, I will ask about her symptoms, ठीक है, and मैं her बता रही हूँ, CA1 to 5 1-2 level चीजें and TVS will एकदम also से be खुद done. ही से मैं बताती हूँ। Throughout you were very good. आप बड़ा अच्छा सारा बोल रहे हो। आई थिंक हार्डली कोई चीज मिस कर रहे हो, बहुत ही अच्छा सारा जा रहा है। वही बात है ना, इसको और अच्छा हम कैसे करें। टू बिगिन विद, व्हेन आई गिव यू CA1 to 5 1100, उसमें सबसे पहले आपको रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स पे बात करनी है, बिकॉज ये पोस्ट मेनोपॉजल की बात हो रही है। तो आपने सबसे पहले RMI की बात कर लेनी है कि RMI इतना है, और जहां पर RMI की एक वैल्यू आ जाती है, हम कहते हैं मोर देन 200 मेरा ख्याल है, तो वहां पर हम जी साथ ही मैडम। डिसाइड कर लेते हैं कि पेशेंट की कहाँ पे केयर होने की जरूरत है, आइदर इन अ गायनी यूनिट और अ गायनेकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर सेंटर। ये बहुत हाई CA1 to 5 मैंने आपको दे दिए, तो ये तो कैंसर सेंटर में बेसिकली मैनेज होना चाहिए। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम आपने ठीक इन्वॉल्व की। प्री ऑपरेटिव काउंसलिंग थोड़ी सी और लंबी होनी चाहिए, बिकॉज एक पेशेंट है, सबसे पहले तो आप न्यूज ब्रेक करने जा रहे हो कि seems like this is malignant, that is why I'm dealing you in the cancer center, number 1। नंबर 2 ये कि हमने अब करना क्या है, हमने करना ये कि MDT के साथ हमने फैसला कर लिया कि स्टेजिंग लेप्रोटमी होनी है, बट पेशेंट्स अटेंडेंट्स एंड द सर्जन एंड यू योरसेल्फ शुड नो एग्जैक्टली कि अब आप करने क्या जा रहे हो। एक यू आर गोइंग टू डू अ सर्जरी ऑन अ कैंसर पेशेंट, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को डिटेल में पता होना चाहिए। व्हाट इज द purpose or main aim of the surgery? Main aim of the surgery is actually debulking or removal of the disease, staging of the disease as well as debulking, right? तो ये बात इसी तरह आपने बोलना है, लेकिन उसमें बोलना है कि स्टेजिंग तो हो जाएगी, बट डीबल्किंग के लिए किस एक्सटेंट तक जाना पड़ सकता है, बिकॉज शी हैज गॉट अ हाई रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स, विच मीन्स दैट इफ यू आर डूइंग हिस्टेरेक्टमी, BSO, इंफ्राकोलिकोमेक्टमी, यस, लिम्फ नोड लिम्फेडेनेक्टमी भी आप करोगे, साथ में आप किस हद तक मे बी you may need to get biopsies from the bladder or the undersurface of diaphragm and reaching the aorta and the para-aortic lymph nodes and then reaching up to the colon, वो सारा कुछ आपने उसको काउंसिल करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं, लेकिन आपने एक लाइन में जरूर बोलना है कि मैं इस एक्सटेंट तक जाऊंगी, because she has got high risk of malignancy index and the decision has been taken that debulking should be done. So considering the laparotomy in this type of patient, मैं ये सारा कुछ का जब मैं रिमूवल करूंगी तो उसमें किस किस चीज के चांसेस है, जैसे हम एक हाई रिस्क कंसेंट लेते हैं पेशेंट से, उसी किस्म का तकरीबन कि दिस विल बी डन, आई हैव टू रीच द लेवटा, आई हैव टू, और ये सारी चीजें आपने इंट्राऑपरेटिव भी बोलनी है। आपने बहुत सिंपल सी स्टेजिंग लेप्रोटमी की, इतनी सिंपल होती नहीं इस तरह के रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स में। व्हाई दिस टाइप ऑफ पेशेंट इज
dealt in the cancer unit, and why we need an oncological surgeon during the procedure, because इसके अंदर हमने ना सिर्फ हिस्टेरेक्टमी BSO इंफ्राकोलिक मेंटेक्टमी करनी है, बल्कि इसके अंदर हमने पैरायोटिक लिम्फ नोड तक भी जाना है, इसके अंदर हमने पेल्विक लिम्फ नोड तक भी जाना है। सो ये सारी चीजें हमने जब रिमूव करनी है तो उसमें भी नीड ऑन्कोलॉजिकल सर्जन, राइट? ओके, सो उसमें फिर हमने मैडम मैं रिपीट ठीक करूँ है, इसकी काउंसलिंग को? अभी करते हैं, आगे सुन ले। अच्छा, सो जब आपने ये सारा कुछ कर लिया तो आपके बायोप्सीज के सैंपल्स चले गए, इसमें बहुत अब देखो इस वक्त व्हाट आई वांटेड टू हियर वाज कि आप पोस्ट ऑपरेटिवली अब उसको किस तरह लेके चल रहे हो। यू मे गॉट अ ड्रेन इनसाइड आल्सो, पेशेंट इज शिफ्टेड ऑन द पोस्ट ऑप। आपने फर्स्ट 24 आवर्स की उसकी क्या केयर करनी है, उसका एनाल्जेसिया, उसका एंटीबायोटिक्स, उसका आउटपुट रिकॉर्ड, एवरीथिंग। और फिर उसके बाद जब आप डिस्चार्ज के वक्त एकदम से आप उसका लाइफ टाइम फॉलोअप वाली बातें या 2 मंथली 3 मंथली मंथली फॉलोअप वाली बातें नहीं करते हो। पहले तो आप बायोप्सी की रिपोर्ट की वेट करते हो ना, जब एग्जामिनर आपको बायोप्सी की रिपोर्ट देगा उसके बाद आप फैसला करोगे कि फॉलोअप्स कितने कितने होने हैं और कीमो होनी है या नहीं होनी या क्या होनी है। पेशेंट को डिस्चार्ज के वक्त हम ये सारी बातें नहीं बताते, हम सिर्फ उसे वो पोस्ट ऑप फॉलोअप की डेट बताकर भेजते हैं कि इस डेट पे आपने बायोप्सी की रिपोर्ट लेके आनी है, ठीक है? और मैम तो ठीक है इस मैडम। तरीके से चल, मैम तो और यू वर ये गुड। हमने मेलेग्नेंसी थैंक के यू लिए मैडम। सर्जरी की थी, थ्रोम्बोप्रोफिलेक्सिस भी देंगे ना पोस्ट ऑप में? डेफिनेटली, ये चीजें क्यों मिस हो गई, क्योंकि अननेसेसरी बातें बीच में आ गई पोस्ट ऑप में। लाइफ टाइम फॉलोअप, हाँ 3 मंथली फॉलोअप, उसके बजाय ज्यादा इंपॉर्टेंट था मे बी शी नीड्स एंटी डिप्रेसेंट, मे बी शी नीड्स एंटी कोएगुलेंट्स, शी नीडेड इस तरह की चीजें, ऑन्कोलॉजी का विजिट और साइकेट्रिस्ट का विजिट। दीज पेशेंट्स गो इन डिप्रेशन, आपको एंटी डिप्रेसेंट के साथ भेजना पड़ता है। इसमें साथ में आपने ये जो टॉक्सानिया ने कहा वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए आपको प्रोफाइलेक्सिस करनी है, तो ये सारी बातें इंस्टेट करनी ज्यादा जरूरी थी, ठीक है? तो फिर आपका ठीक है। कंप्लीट होगा काम, ठीक है? सो गुड, ओवरऑल इट वाज ठीक है, गुड। ठीक है, उसके थैंक बाद यू यस, मैडम। अच्छा कई दफा एग्जामिनर अगर आपको नहीं दे रहा स्टेजिंग, आप खुद ही भी स्टेजिंग बनाते जाओ, इजी से इजी स्टेजिंग बना लो, चाहे 1C तक कर लो, चलो बहुत ही ज्यादा उन्होंने एग्रेसिव C1 to 5 ज्यादा दिया, बट 2 या 3 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। आप करके अपना काम खत्म करो और फिर पोस्ट ऑप में कीमोथेरेपी अकॉर्डिंगली। लेकिन मोस्टली इस तरह के केस में, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल में, मोर देन 60 years ऑफ एज में, जिसमें इतना हाई CA1 to 5 है, उसके अंदर एग्जामिनर्स आपको डेफिनेटली बताते हैं, C1 to 5 की वैल्यू भी देते हैं, वो आपको स्टेज भी बताते हैं, एंड देन दे वांट टू डिस्कस अबाउट कीमोथेरेपी एज वेल, ठीक है? ठीक है, थैंक यू मैडम। चलो वेलकम। मेरा ख्याल है क्विकली एक केस और कर लेते हैं, फिर मैं चाह रही हूँ छोटे छोटे हम केसेस कर लें DD के लिए। सना है जी, सना आपके पास इसके अलावा कोई और केस है? किसी ने कोई बीच में क्वेश्चन करना, वो बीच में अपने आप को अनम्यूट करके कर ले जी। नहीं मैडम, आप दे दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक हो गया, सो आपके लिए केस मैम है एक सवाल 32 years पूछना ऑफ था। एज जी। मैम जो एडवांस स्टेजेस है कैंसर की 3 4, तो इसमें हमें जो सवाल पूछा जाता है कि किन पेशेंट में न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी करेंगे और किस में जो है ना आफ्टर सर्जरी आप कीमोथेरेपी करेंगे। तो उसका मतलब सिंपल सा जवाब यही है कि जिसमें आपके ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हो या तो उसमें आप न्यू नहीं, एडजुवेंट स्टेज करेंगे या कर लो फिर। ना, स्टेज 3 एंड बियॉन्ड में आप ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ डिसाइड करके मल्टी डिसिप्लिनरी टीम विल डिसाइड, बट स्टेज 3 एंड बियॉन्ड में एडजुवेंट कीमोथेरेपी बिल्कुल, क्योंकि सर्जिकल रिमूवल ऑफ मैक्सिमम रिमूवल ऑफ द डिजीज इज डिफिकल्ट इन एडवांस्ड केसेस उसमें। लेकिन अगर आप न्यू एडजुवेंट दे दो तो और फिर सर्जरी करो तो सीरियसली सर्जरी बड़ी आसान हो चुकी होती है, वो इतनी क्लियर हो चुकी होती है डिजीज, इवन लेप्रोस्कोपिकली यू आर एबल टू रिमूव द होल डिजीज। सो स्टेज 3 एंड बियॉन्ड में विद अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम यू कैन सिट एंड डिसाइड कि उसमें पहले न्यू एडजुवेंट कीमो एंड देन सर्जरी। मैम जी मैम अगर एग्जामिनर कह दे कि ओमेंटल के तो उसके अंदर तो हम पेशेंट की लेप्रोटमी नहीं करेंगे ना, अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी लेंगे ना। देखो अगर मेंटल केक या फ्रोजन एब्डोमेन वाला आ बोल रहा है, चुप कर, तो मैसिव शाम एसाइटिस, को। सॉरी म्यूट आप लोग प्लीज कर लो अपने आप को। अगर तो इस तरीके का आपको आ रहा है जिसमें मैसिव एसाइटिस है
या आपका मेंटल केक है। मेंटल केक को आई डोंट नो, वो फिर ऑब्वियसली अगर स्टेज 3 एंड बियॉन्ड है उसमें तो पहले एडजुवेंट नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी होगी। और एसाइटिस के अंदर आप एसाइटिक फ्लूइड, अगर यू आर एबल टू गेट मोर देन 1000 ml ऑफ एसाइटिक फ्लूइड, तो उसके अंदर आप टाइप ऑफ द ट्यूमर का आप देख सकते हो। तो उसमें लेकिन अगर तो फ्रोजन आ रहा है तो आप यस, अगर सर्जरी करने भी जा रहे हो तो आप पेशेंट को काउंसल करोगे कि शी में जस्ट एंड अप इन ओपन एंड क्लोज, आप ओपन करके बायोप्सी लेके बंद करके वापस आ जाओगे, बिकॉज उसमें तो फिर सर्जरी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो जी सना, सना का है मैडम हम 32 years स्टेज of 3 और age। स्टेज 4 की भी मैनेजमेंट कर लें? किसके? मैडम स्टेज 3 और स्टेज 4 की भी मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें भी तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार काउंसलिंग आ रही है। स्टेज तो 3 और मैडम एंड स्टेज पे हम 4 इसकी भी एक मैनेजमेंट कर लें। ठीक है, देख लेंगे बिल्कुल क्विकली। जी सना, 32 years of age, patient is nulliparous and she is here with the ultrasound report of 5 centimeter cyst, again complex mass. Okay. So after mutual introduction, I will confirm the given detail by asking the name, age, parity, as is given in the scenario, last menstrual period. Then I will ask about her the onset and mass of the duration, onset and severity, on duration, onset, location, and is it associated with the pain, and is it associated with the pain with the urinary and bowel problem, or the pain associated with the posture. Then I will ask about her the any pressure symptoms like dyspnea, epigastric pain, leg swelling, on the varicosities, any problem in the urinary and bowel problem. And I will ask about her the any history of loss of appetite, weight loss, any lump in the elsewhere in the body. Then I will ask about her the is he using any contraceptive method, and then I will ask about her the any history, any family problem in the breast, ovarian, and the cervical cancer in the family, any drug allergy, and the drug addiction, and the socioeconomic status. And madam, I will ask about also that the cycle was regular, irregular, and any complaint of the dysmenorrhea, dyspareunia, and the dyspareunia with the dysmenorrhea after the passing days of the menstrual cycle. जी जी मैडम, मैडम हिस्ट्री मैडम हो गई है। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, वैसे हमारी क्लासेस में जितना भी जो भी सेकंड हाफ में आता है उससे मुश्किल सिनेरियो मिलता है। ये सिनेरियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये एग्जाम में इस किस्म का आता है। शी इज नली पेरस विच मीन्स सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री आ गई, और साथ में देयर इज अ कॉम्प्लेक्स मैस आल्सो, और वो एक अलग हो गया। इसको आपने जितना शॉर्ट करना हो, लुबना ने जो हिस्ट्री ली थी उसमें स्टार्ट में उसने एक बड़ी अच्छी बात की थी, मैंने करनी थी मैं उस चीज को हाईलाइट। मुझे आपकी हिस्ट्री से याद आया कि उसने कहा कि सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो कि व्हाई द अल्ट्रासाउंड ऑफ द पेशेंट वाज डन। तो इट्स बेटर टू से दिस इंस्टेड के खुद ही से प्रिडिक्ट कर लो कि उसको पेन है या उसको प्रेशर सिम्टम्स है या उसको क्या है, क्योंकि फिर आपको वो सारी सारी हिस्ट्री लंबी लंबी बोलनी पड़ेगी। Definitely, मैंने जो scenario दिया, she's 32 who has come with ultrasound report, which means that probably she doesn't have any symptom, and on ultrasound it was just an incidental finding. तो फिर बहुत ज्यादा फिर बस सिर्फ यही बोल दो कि I would like to know why ultrasound was done. Probably in this case the ultrasound was done because of subfertility. तो yes, इसके अंदर आपको quickly थोड़ा सा subfertility की history, क्योंकि you cannot treat the patient, you cannot manage her unless you know her fertility wishes. कॉज ऑफ सब फर्टिलिटी, क्या वो एजोस्पर्मिया है या वो उसका उसका कोई और वजह सब फर्टिलिटी की है। सो आपने वो सारा कुछ क्विकली थोड़ा सा डिटेल में सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री एंड देन अबाउट दिस मैथ्स। इस मैथ्स की हिस्ट्री में आप दो चार बातें ही इंपॉर्टेंट पूछोगे, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सारी बातें बोलो जो कि हमारे लिंच सिंड्रोम, जेनेटिक सिंड्रोम में एसोसिएटेड है, जिसमें ब्रेस्ट भी है, जिसमें ओवरी भी है, जिसमें कॉलन भी है, गट है, गॉल ब्लैडर है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीए इन दीज, इनमें से जो भी हो तो वो फिर जेनेटिक एसोसिएशन है। ऑल दो ब्रेस्ट और ओवरी का सबसे ज्यादा है, फिर एंडोमेट्रियम का, फिर कॉलन का है, फिर जाके शायद गॉल ब्लैडर का आता है। तो इस तरीके से आपने पूरी
हिस्ट्री आपने लेनी है। उसके बाद आपने फिर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स, बिकॉज शी इज नलीपैरस, ऑब्वियसली देयर इज नो, दिस शुड नॉट बी एनी हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और देयर इज एनीथिंग लाइक दैट। सो मैं आपको बता रही थी कि इसके अंदर तो सीओसीपीस का यूज या ओव्यूलेशन इंडक्शन यूज किए होंगे, तो ये वाले आपने प्रोटेक्टिव और इसके पॉजिटिव फैक्टर्स रूल आउट कर लेने। उसके बाद आप जो है जब आप सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री लोगे, उसके अंदर आपका ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री भी आ जाएगी, उसमें आपकी डिस्मेनोरिया, डिस्पारोनिया और वो सारी चीजें उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी। जी मैडम, मुझे इसमें था कि रिस्पेक्ट एंडोमेट्रोसिस है, तो वो मैंने इसको वो पूछा था, विद द पासिंग डेज डिस्मेनोरिया तो नहीं हो रहा, डिस्पेरोनिया तो नहीं हो रहा, क्योंकि लेकिन सब एंडोमेट्रोसिस भी फर्टिलिटी एक से रिस्क है। एसोसिएट करके पूछो, क्योंकि हमारे लिए तो ये कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट का केस है। दिमाग में जो सारा डीडी है उसमें सब फर्टिलिटी है और एंडोमेट्रियोसिस है, लेकिन उसमें सीए भी है, उसमें कॉम्प्लेक्स ओवेरियन मैस भी है। तो फिर आप इसकी आपकी हिस्ट्री जो है पूरी सीक्वेंस में होनी चाहिए। आपका पूरी की पूरी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है दो तीन चीजों में। एक चीज तो ये, एग्जाम में बैठ के आपने कभी भी वहां पे बैठ के बिस्मिल्लाह या कोई चीज नहीं आप बोल सकते हो। यू कैन नॉट, आप कोई चीज अपने फोकस से हटके नहीं, जो बोलना है अपने दिल में बोल लेना है, उसके बाद आपने सिर्फ काम की बात बोलनी है। क्योंकि एक तो टाइम कम है, दूसरा ये कि एग्जामिनर भी इंसान है, उन्होंने इतने सारे, कोई अगर 13 स्टेशन है तो 13 कैंडिडेट से दिन में दो दो तीन तीन दफा वो सुन रहे हैं, एंड दे हैव गॉट मेनी थिंग्स जो छोड़ के भी आए हुए हैं अपने डिपार्टमेंट का या कुछ भी। सो इतना कुछ जब दिमाग में है और इतना, तो आप जब फोकस्ड बोलोगे और एक सीक्वेंस में स्टोरी की तरह बोलोगे तो उनका माइंड भी रजिस्टर करेगा, वरना क्या होगा कि मार्क्स आपको उसी के मिलेंगे जो उनका माइंड रजिस्टर कर रहा है। आपने अगर बोला भी होगा तो फायदा कोई नहीं। यानी कि अगर आप पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ सीए बोल के आप डिस्मेनोरिया की हिस्ट्री ले रहे हो तो देर इज नो पॉइंट, क्योंकि ह्यूमन माइंड कैन नॉट रजिस्टर इट। लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस वाइज सब फर्टिलिटी की हिस्ट्री में डिस्मेनोरिया की ले रहे हो तो दे कैन रजिस्टर कि आप एंडोमेट्रियोसिस आपके माइंड में है, और फिर आप एंड पे जाके सीए की सारी हिस्ट्री डिटेल में ले रहे हो। तो आपका सीक्वेंस सारा ठीक होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आप आपकी अदरवाइज आप पार्टिसिपेट अच्छा करते हो क्लास में, यू आस्क वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस, और कई कई क्वेश्चंस के आंसर मेरे से पहले आप आंसर कर रहे होते लोगों को। बट व्हेन यू आर टेलिंग अस द हिस्ट्री, आपका वो कॉन्फिडेंस लेवल मुझे बहुत कम लगा। सो आपको अपने कॉन्फिडेंस, जब हिस्ट्री बोलो अपने कॉन्फिडेंस को उसी तरह रखो जैसे अदरवाइज क्लास पार्टिसिपेशन में करते हो, विच इज गुड। बट और फिर हिस्ट्री में सोच के नहीं बोलना, वहां पे सोचने का तो टाइम ही नहीं है। और दूसरी चीज ये कि जहां पे आप सोचने बैठ जाओगे ना, वहां पे your mind will never do the recall, because that exam scenario and the aura around you is such that आप उस ऑरा के अंदर आपका माइंड प्रॉबली उस चीज तक नहीं पहुंचेगा, एक्सेप्ट कि आपके फिंगर टिप्स पे हो चीजें। हाँ, या फिर कहीं बहुत ही फंस गए हो तो यू जस्ट थिंक व्हाट यू डू इन द डिपार्टमेंट, या आपके डिपार्टमेंट में या राउंड्स में आपके सीनियर क्या करते हैं, विदाउट बगैर सोचे समझे वो बोल दो वो चीज ठीक होगी। लेकिन खुद से वहां सोच के जब बोलने लगोगे तो उस ऑरा में ठीक जवाब नहीं आएगा। तो सोच सोच के नहीं बोलना, वहां पे यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। और वहां पे आपने सोच के, अभी आप हिस्ट्री में हर चीज सोच के बोल रहे थे, तो वो यही बात है कि इन सारी चीजों को अपने फिंगर टिप्स पे ही करना बहुत जरूरी है। और फ्रैंकली इट्स नॉट ओनली फॉर द एग्जाम, कई दफा आप क्लिनिकल सिनेरियो में ऐसी जगह फंस जाते हो कि डूइंग योर क्लिनिक एंड द होल फैमिली कम्स इन विद सो मेनी मेन एंड women, एंड वो आपके ऊपर प्रेशर कर रहे होते हैं, बट यू आर ओनली कॉन्फिडेंट व्हेन यू रियली नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो आपके फिंगर टिप्स पे जब चीजें होंगी तो आप बड़े बड़े सिनेरियोज में से भी लाइफ में आराम से निकल सकते हो। तो बेसिकली ये एग्जाम उसी चीज का एक पूरा ड्रिल है कि आप जब असल में क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी जाओ तो यू आर एबल टू अप्लाई ऑल दी स्किल्स एंड दिस एटीट्यूड जो आपको सब सिखा रहे हैं एग्जाम, वहां पर जाकर आपको यूज होगा। सो इसको जब तक ये एटीट्यूड नजर नहीं आएगा एग्जाम में एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू पास यू। तो एग्जाम में बार बार कहते हैं कि एग्जाम आपका नॉलेज का, स्किल्स का और एटीट्यूड का है। तो ये इन तीनों की इक्वल वेटेज है, स्पेशली एक्सटेंडेड टॉक्स में। तो जब तक ये तीनों चीजें आपकी पूरी नहीं होंगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका फिंगर टिप्स वाली चीजें आप बोल रहे हो वहां पे, तब तक ये एटीट्यूड के नंबर नहीं मिलेंगे। तो वो चीज भी आपने अपने अंदर लेके आनी है। सो हिस्ट्री हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, इसी पैटर्न पे होगी।
सब फर्टिलिटी को भी कवर करना है, जिसमें आपकी आधी से ज्यादा चीजें निकल जाएंगी, ट्यूबरक्लोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ये सारा कुछ, और उसके बाद आपने सीए को भी कवर करना है। ठीक है, सो गुड। सना, अभी तक किसी ने कोई चीज ऐड करनी है तो बताएं। जी, सो अच्छा, अब एग्जामिनेशन सना। See, madam, I will do the examination with the concern. I will do the general physical examination to rule out the comorbidity, monitor vital, blood pressure, respiratory, temperature, pulse, calculate her BMI, and then I will check for the pallar jaundice and thyroid examination, chest examination, first inspection, and then deep superficial and the deep palpation, and then go for the per abdominal examination. Will inspect any scar mark, any hernial orifice from the foot hand of the patient. Then I will palpate the mass, tenderness, any visceromegaly. If the mass is present, as given in the scenario 5 centimeter, I will check the site, size, surface, mobility, margin, and temperature, tenderness, overlying skin under the fascia, and lower limit is reachable or not. Then I will do the percussion, and from the epigastrium to the percussion, and if there is a percussion, and then shifting dullness. If it is positive, then I will go for the fluid thrill. Then I will do for the perineal examination. First, I will check the wall of the vagina, consistency of the cervix, check the size, side position, mobility, tenderness in the uterus, and mass is moved with the uterus or not. And then I will also check any induration, any fullness in the adnexa. And I will check on the finger that any discharge is present, any bleeding is present or not. Hello? 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 सॉरी, Hello? मेरा मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट हो गया था। जी सना, सॉरी, मैडम दोबारा से कर दूं? कर दें जल्दी से। जी, okay. First of all, I will do the general physical आप examination. एब्डोमिनल कर रहे थे, एब्डोमिनल Okay. से स्टार्ट करें। Okay. Abdominal. First, I will inspect from the any scar mark, any hernial orifice, any distension. Then I will do the palpation for mass, tenderness, any visceromegaly. For mass, there is a site, size, surface, margin, mobility, tenderness, temperature, overlying skin under the fascia, and lower limit is reachable or not. Then I will do for the, I will check the local examination and health of the vulva, any bleeding, any discharge. I will do the per speculum examination to check the cervicovaginal health, any discharge, any bleeding is present or not. Then I will do the biomanual examination, check the wall of the vagina, consistency of the cervix, check the size, position, mobility, tenderness in the uterus, and mass is movable with the uterus or not. Then I will also check the any induration, any fullness in the adnexa. ठीक है, गुड। सो आई थिंक यू वर ऑल राइट। हम एग्जामिनेशन पे बड़ी डिटेल में बात भी कर चुके हैं। इन्वेस्टिगेशंस क्विकली पूछ लें, फिर हम मैनेजमेंट Okay. करते हैं। Based on investigation, I want to know about hemoglobin, total leukocyte count, and the platelet count, HP surface ठीक है, antigen, anti-HCV, चलो मैं and साथ साथ mid बताती stream. जाती हूँ। इसमें भी क्विकली जी बता जी. देती हूँ। HP 11.5 है, बाकी सब नॉर्मल है सीबीसी में। जी, HP surface antigen, anti-HCV. नेगेटिव। Okay. Midstream urine, I want to check any pus cell, any leukocytes, any glucose, any protein. नॉर्मल, Okay. नॉर्मल। Random blood sugar. Madam, in 92, specific, I want ultrasound abdominal pelvis to check the size of the uterus, its anteverted, retroverted, endometrial thickness, regular, irregular, any myometrial echogenicity, any nasal pathology. अच्छा, एब्डोमिनल पेल्विक कराओगे, एब्डोमेन का भी कराओगे? नहीं, ultrasound pelvis, ultrasound pelvis. ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आगे?
And mass, I will also know what is the size of the mass site. It's unilocular, bilateral. What is the surface? Is regular, irregular, and capsule is intact or not? What was the thickness of the capsule? Any blood flow is present or not? Any septa thickness and debris are present or not? ठीक है, आगे जी मैडम, आई वांट इन्वेस्टिगेशन हो ट्यूमर गया मार्कर अल्ट्रासाउंड? CA-125. G cellular CA-125 alpha fetoprotein LDH and beta HCG if available. ठीक है, और And CT scan to rule out any adnexal involvement, any lymph node status, involvement of the surrounding structure, lymph node status and फिर से सीटी मांग लिया। मैंने कहा था सीटी से पहले कहना है कि माय फर्दर इन्वेस्टिगेशन, my further investigation will सीटी भी depend मांग upon the लेना। सीटी ultrasound से and the पहले कहना tumor है कि marker. माय फर्दर, जी जी ठीक है। CA-125 इसका 280 है। मैडम अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग, अल्ट्रासाउंड की मैं बताती हूँ, और कुछ चाहिए आपको? कोई और बताए? एनी मिसिंग मैडम इन्वेस्टिगेशन? एक्सरे टेस्ट मैम, चेस्ट एक्सरे, LFTs RFTs क्यों? LFTs RFTs रीजन? मैडम fertility investigation. before going for Madam, the surgery I have to done the all workup pre-op सर्जरी वाली investigation. करानी है करा लो, नहीं भी करानी तो सर्जरी वाले एनेस्थीसिया वालों का काम है। मैडम आपको इस पेशेंट में क्या देखना LFT है? रीनल पैरामीटर हम As a इसलिए कराएंगे gynecologist, क्योंकि हम रीनल Madam, पैरामीटर husband, हम इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि हम CT विद कंट्रास्ट कराएंगे Madam, एज husband semen analysis. नहीं CA-125 नहीं, इज एक मिनट, मैंने आपसे कहा ये जो सीटी विद कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं, अभी तो ये फैसला नहीं हुआ कि सीटी भी होना है कि नहीं। हमने तो कहा मैं मैडम इनफर्टिलिटी का वर्कअप कराएंगे। further investigations will depend on my tumor marker reports, right? आप एक मैडम चीज पे हस्बैंड अपना semen वो analysis. नहीं, माइंड में बॉक्स नहीं बना सकते, आपने उसको एज अ पूरा देखना है। पेशेंट इज हियर बिकॉज शी इज अनएबल टू कंसीव, आपने उसका फर्टिलिटी का स्टेटस देखना है, आपने हस्बैंड सेमन एनालिसिस, आपने उसका HSG मांगना है, और साथ बेशक आप उसका FSH चैलेंज प्रोलैक्टिन भी मांगो, ठीक है। एंड देन शी इज अ केस ऑफ AMH भी मैम? ओवेरियन मास, अगर आप AMH भी कराना चाहते हो प्री ऑपरेटिवली तो मांग सकते हो, ठीक है। सो इस पेशेंट के अंदर आपने बेसलाइन मांग ली, आपने ट्यूमर मार्कर्स मांग लिए, ठीक है, आपने अल्ट्रासाउंड डिटेल मांग लिया, उसके बाद आपने कहा कि मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल डिपेंड ऑन माय ट्यूमर मार्कर्स रिपोर्ट एंड माय अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। ऑफ कोर्स फर्टिलिटी की तो सबसे पहले मांगी इवन बिफोर ट्यूमर मार्कर्स। अच्छा, उसके बाद आपने अब मैंने आपको ट्यूमर मार्कर में CA-125 दे दिया 280, बाकी सारे ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है, फिर क्या करें? मैडम RMI स्कोर कैलकुलेट करूंगी। जी, सो आपने अब और इसमें क्या आपसे कह रही थी, RMI 280 या कैलकुलेट करूंगी। CA-125 जी सना RMI करें, इंडेक्स कैलकुलेट करूंगी जो मैडम। करेंगी वो करें। जी मैडम, CA-125 आपने दिया 280, इट्स प्री मेनोपॉजल, तो उसका एक 1 स्कोर होगा। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग का क्या है मैडम? आपने मुझे बताना नहीं है, आपने बस करके बताना है। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग इसकी जो है यूनिलैटरल है, 5 सेंटीमीटर है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, सेप्टी है लेस देन 1 मिलीमीटर्स, और देयर इज नो फ्लूइड इन द पेल्विस। ओके मैडम, मैनेज करूं? I will complete जी, my missing investigation. I will explain a very क्या diagnosis व्हाट that मिसिंग इन्वेस्टिगेशन यू वांट टू नो सना? अब कौन सी मिसिंग रह गई है? मैडम CT नहीं कराएंगे जी, आवाज प्लीज आ रही है? समय। जी मैडम।
आप बताओ। मैडम सीटी कराऊंगी मैं मैडम, तो। improve का तो कोई भी वो नहीं है। आप सीटी करा अगर दो। उसका 280 है तो मे बी इट इज ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस। बाकी तो उसकी जो अच्छा है देखो जितनी मेरी भी है बात सुनो, बीपी। सीटी नहीं कराएंगे ठीक है सना, सीटी क्यों नहीं कराएंगे? उसकी वजह ये है कि क्योंकि एक चीज तो ये सबसे पहले कि रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स प्री मेनोपॉजल में बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्री मेनोपॉजल में रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी इंडेक्स की कोई वैल्यू नहीं है, बी रूल और एम रूल होता है, बिनाइन और मेलिग्नेंट फीचर जो गाइडलाइन में दिए हुए हैं। इस पेशेंट के अंदर मैंने जो फीचर्स दिए थे मोर टुवर्ड्स द बिनाइन, राइट। अच्छा उसके बाद मैंने आपको C125 280 दे दिया। 500 से कम कम तो एंडोमेट्रियोसिस में भी होता है, वैसे पेरिटोनियल इरिटेशन में भी होता है, ट्यूबरकुलोसिस में भी हो जाता है। तो थिंग इज के एवरी डन, सीटी कह के बहुत बड़ा ब्लंडर है इस केस में, ठीक है, फेल भी हो सकता है। तो सीटी नहीं कराना, ये याद रखना है कि सीटी MRI डॉपलर ये चीजें अगर एक्स्ट्रा बोल दोगे ना एग्जाम में तो एक बहुत ही ऑफेंसिव काम समझा जाता है, एग्जामिनर बहुत माइंड से तर करना भी चाहिए, क्योंकि ये कोई आसान इन्वेस्टिगेशन नहीं है कराना। चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो या वो प्राइवेट साइड पे हो, दीज आर नॉट इजी और नीड लॉट ऑफ रिसोर्सेज। सो आपने ये सिर्फ उसमें कराना है जिसमें वाकई चाहिए। तो इस पेशेंट के अंदर सीटी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इसको उसके ठीक अलावा बताओ कैसे ट्रीट करोगे? ठीक है मैडम। I will offer support to the patient, explain the diagnosis that she is having ovarian mass. It could be the benign, it could be the malignant, but further confirm on the histopathological report. I will do some pre-op investigation. I will take the anesthesia fitness. I will involve multidisciplinary team, and on the basis of the fertility wishes, I will do her the staging laparotomy with the ovarian cystectomy. Unilateral ovarian मल्टीडिसिप्लिनरी टीम में कौन कौन होगा? in multidisciplinary team as a gynecologist, radiologist, oncologist, and histopathologist, oncologist nurse. आपने इस पेशेंट के अंदर ऑन्कोलॉजिस्ट को भी बुला लिया, ऑन्कोलॉजिकल नर्स को भी बुला लिया? Oncologist and histopathologist and नहीं, क्यों? आपकी देखो, आप उसे बताओगे कि माय इन्वेस्टिगेशंस ऑल्दो शो कि इट सीम्स टू बी बिनाइन, बट ऑफ कोर्स इंट्राऑपरेटिव लुक ऑफ द मास एज वेल एज द हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट विल फाइनलाइज द डायग्नोसिस। लेकिन इस वक्त आपको बिनाइन लग रहा है। ओवरी ओवेरियन सिस्ट की गाइडलाइन में तो इतना क्लैरिटी से लिखा है कि ऑन्कोलॉजिस्ट को भी कब बुलाना है, ऑन्कोलॉजिकल सेंटर को कब बुलाना है, पेशेंट को कब ऑन्कोलॉजी में शिफ्ट कर देना है, वहां पर तो इस हद तक लिखा हुआ है। तो आप क्या हर ओवरी के उसमें ऑन्कोलॉजिस्ट को लाके खड़ा कर देते हो? नहीं। तो आप, और स्पेशली इसमें जिसमें आपको लग ही नहीं रहा कि इट्स मेलिग्नेंट। अच्छा दूसरी चीज, स्टेजिंग लिप्रोटमी, हर प्रोसीजर का एक नाम है। स्टेजिंग लिप्रोटमी अलग चीज है, खाली लिप्रोटमी एक अलग चीज है, लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी एक अलग चीज है। स्टेजिंग लिप्रोटमी का तो मतलब ये है कि आप खोल के उसको बस इट्स कैंसर, और स्टेजिंग लिप्रोटमी का तो डीबल्किंग इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इनसाइड द Madam, फिर इस तरह एब्डोमेन। बोलती मैं सो I will do the conservative surgery in which I will do the conservation of the uterus or one ovary and remove the cyst. आप खाली अगर आपने लेप्रोटमी करनी है आप लेप्रोटमी बोल दो, आप लेप्रोस्कोपी बोल दो। ऑब्वियसली इस केस के अंदर तो आइडियल विल बी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ना। इसमें तो Laparoscopic आप surgery. ऑब्वियसली कैमरा डाल के देखोगे, और फिर इफ यू डोंट हैव रिसोर्सेज, लेकिन आप नंबर 1 पे तो वही बोलोगे जो पेशेंट के लिए अच्छी है। तो आप लेप्रोस्कोपी सबसे पहले बोल के उसके बाद आप उसको उस पे लेके जाओगे। फिर आप कह सकते हो कि नहीं रिसोर्सेज या अफोर्डेबिलिटी या जो भी, तो फिर आप उसके बाद उसको ओपन करने का करोगे। बट चलो अब आप स्टेप्स ऑफ सर्जरी बताओ, हाउ यू गोइंग टू ओपन हर ब्रिज इंसिजन, एंड और उसके बाद क्या क्या करोगे? Madam, laparoscopy में I will do the midline incision and I will do the peritoneal washing. मिडलाइन क्यों? आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो सारे। जी, मिडलाइन क्यों? Madam, staging. जस्टिफाइबल है बिल्कुल, अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहो आप जस्टिफाई कर मैडम सकते हो, अगर देख जवाब अगर इतना हमें गलत नहीं नहीं है। पता अंदर से मैस किस तरह का खुले यही तो हम जस्टिफिकेशन है। अगर आपने मिडलाइन कह दिया है तो उसे जस्टिफाई कर सकते हो, करो। आपको कोई वजह हमें नहीं नहीं आपने पता बोलना वो है। अंदर से इवन इफ यू, इंटरऑपरेटिवली क्या यस लेकिन बिल्कुल होंगे ठीक है, आई तो एग्री। बजाय इसके कि बाद में इंसिजन लंबा देना पड़े तो हम बी केयरफुली
हम मिडलाइन इंसिशन खोलेंगे, केयरफुल बिल्कुल इवैल्यूएशन ऑफ द कन्विंसिंग है, पेरिटोनियल। वेरी गुड, चलो आगे बोलो। ठीक है, Okay, then आगे चले। careful evaluation of the peritoneal surface. We take the peritoneal washing, and I will also do the biopsy of the suspicious lesion, any mass, any adhesion, and also from the normal surface of the diaphragm and the bladder, right or left paracolic access, and नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, ये ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपने चलो मिडलाइन खोला, यू टेक द पेरिटोनियल वॉशिंग्स, ठीक है, उसके बाद आप इंस्पेक्शन करोगे पहले सारे ऑर्गन्स। inspection of पहले all viscera. पैथोलॉजी देखो, यू हैव अ देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गोइंग टिल डायफ्राम, राइट? अगर वो देखो ना, इंट्रा ऑपरेटिव 100% डायग्नोस्टिक का, अगर आपको पता चल गया कि वो एंडोमेट्रियोटिक है, तो फिर आप क्या किधर किधर जा रहे हो? फिर तो लैप्रोस्कोपी स्टेजिंग करने के ट्यूबल स्टेटस देखोगे, उसका सब फर्टिलिटी वाली सर्जरी करोगे। इफ इट इज इफ इट इज नॉट एंडोमेट्रियोटिक, इट्स सस्पिशियस लुकिंग, फिर क्या करोगे सना? मैडम if it is not endometriotic suspicious looking suspicious looking है, तो फिर मैडम मैं उसकी बायो अगर ये सस्पिशियस, अगर आप अंदर गए एब्डोमेन के और आपने मैस को देखा, मैडम फ्रोजन सेक्शन भी कर सकती हूँ मैस का। इसमें मैस को उसमें बायोप्सी लूंगी, लेगन से, मैस से, कोई एडियन से। क्या आपने नहीं होता बोलना है सेक्शन की फैसिलिटी है या नहीं है? चलो अगर भूल गए हो और अब आप कह रहे हो, तो आपको कि हमारे पास तो फैसिलिटी नहीं है, फिर क्या करोगे? फैसिलिटी नहीं है तो मैं मैडम अगर फ्रोजन सेक्शन तो फिर सिस्ट को इंटैक्ट रखते हुए निकालेंगे, और फिर वो so that बायोप्सी it के लिए should not भेजेंगे। rupture, or that if this biopsy comes out to be malignant, तो फिर आप you'll take the patient back to the operation theater maybe after 10 days or so even, or as soon as possible आप सब दोबारा ले जाके you'll have to do the clearance surgery, right? Yes ma'am. ठीक है, so always remember, आपको नहीं पता कि पेशेंट है, पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस की है या मैलिग्नेंट है, आपने ट्यूबर मार्कर्स कराए, द होल सिनेरियो इज गोइंग टुवर्ड्स एंडोमेट्रियोसिस। आपने प्री ऑपरेटिवली फ्रोजन सेक्शन अरेंज रखा, इंट्रा ऑपरेटिवली जाकर देखा, इंट्रा ऑपरेटिवली आपकी अप्रोच इनिशियली ऐसी ही होनी चाहिए जैसे किसी मैलिग्नेंट पेशेंट में। इफ यू वांट टू डू इट विद ओपन सर्जरी, तो यस मिडलाइन दे दो। अगर आप लेप्रोस्कोपी कर रहे हो, तो आप सबसे पहले जाके पेरिटोनियल वॉशिंग्स लोगे, पेरिटोनियल वॉशिंग्स के बाद फुल इंस्पेक्शन करोगे, वही सारी बातें जैसे सना ने भी बताई थी, लुबना ने भी बताई थी, कि आप पहले उस मैस को देखोगे, उसका साइड साइज शेप लेजन सारा देखोगे, दूसरी साइड देखोगे नॉर्मल है कि नहीं है, उसके बाद चाहे ट्यूबल पेटेंसी भी चेक कर लो, और उसके यूट्रस और सारा देख के फिर आप डिसाइड करोगे कि इज इट एंडोमेट्रियोटिक और नॉट। इफ इट इज एंडोमेट्रियोटिक देन फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स, जस्ट डू द सिस्टेक्टमी और उसकी एडहेसिव और उसको मेक हर रेडी फॉर द कंसेप्शन एंड एवरीथिंग, और फिर आगे चलो। और लेकिन अगर वो मैस एंडोमेट्रियोटिक नहीं है और देयर इज सम सस्पिशियस लुकिंग मैस, ऐसा भी हो जाता है कि आपने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया होता लेकिन वो होता है, तो फिर आप उसको सिस्ट को या तो इंटैक्ट रखते हुए लेते हो, या फिर आप उस टाइम पे फ्रोजन सेक्शन लेके भेजते हो एंड यू वेट फॉर हाफ एन आवर, लैब वाले आपको रिपोर्ट बता देते हैं, और आफ्टर दैट रिपोर्ट देन यू डिसाइड दैट यू आर गोइंग टू डू द clearance surgery, or what you are going to, you are going to do the right refractomy, that sided refractomy, or what, even पूरी पूरी सर्जरीज एंडोबैक के अंदर भी हो जाती है। यहाँ तक कि जो एब्डोमेन में हम न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करते हैं, वही हम एंडोबैग में न्यूमो पेरिटोनियम या वो बैग में प्रेशर विद गैस न्यूमो बैग कह लो, वो क्रिएट करते हैं, और फिर बैग को डिस्टेंड करके उसके अंदर पूरी सर्जरी हो जाती है, सो दैट द स्पिलेज डजंट अकर। बट यस, हमारी गाइडलाइन कहती है कि अगर कॉम्प्लेक्स मैस है या बड़ा है, तो इट्स बेटर नॉट टू डू अलाउ द स्पिलेज एंड एवरीथिंग, सो यू कैन ओपन हर अप, तो उसमें फिर आप कर सकते हो, लेकिन ये कि अगर अकॉर्डिंगली फिर आपने डिसाइड करना है।
ठीक है, अगर तो लिमिटेड स्टेज है तो फिर उस साइट की फ्रेक्टमी करके आपने पेशेंट की दूसरी ओवरी को कंजर्व रखना है, कंजर्वेटिव सर्जरी करके, यानी 1A1 में ही आके कंजर्वेटिव सर्जरी होगी, और फिर जैसे ही उसकी फैमिली कंप्लीट हो तो एज सुन एज पॉसिबल आप उसकी क्लियरेंस सर्जरी कर दोगे। ठीक है, मैम फॉर सेफ साइड पे हम सीटी नहीं करा सकते, स्पेशली फॉर द सेफ साइड? नहीं, खाम खा नहीं कराना, जब ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है फिर सीटी ना कराओ। मैडम सीटी ने आपको कुछ बताना ही नहीं है, ट्यूमर मैडम मार्कर्स मुझे उसके नॉर्मल है, सी 1 to 5 उसका ज्यादा नहीं आ रहा, इट मीन्स के डिजीज तो स्प्रेड नहीं हुई। अगर आपने नेचर ऑफ द ओवरी या नेचर ऑफ द सिस्ट देखनी है तो उसके लिए सीटी नहीं, फिर उसके लिए तो MRI होता है ना। तो वो हमने क्यों देखना है, हमारा अल्ट्रासाउंड अच्छा भला हमें बता देता है, वो तो बहुत ही रेयर होता है कि हमें नेचर को डिफाइन करने के लिए MRI कराना पड़ जाए। यानी नेचर मैडम ऑफ सिस्ट देखना है तो MRI, स्प्रेड ऑफ द डिजीज देखना है तो सीटी। अच्छा मैडम, यही पेशेंट है, अगर नली पैरा है, उस पे अल्ट्रासाउंड पे एक राइट ओवरी 10 सेंटीमीटर की है, और जो लेफ्ट है वो तकरीबन 5 to 6 की है ना, दोनों बायलेटरल हाँ सिस्ट है, और उन्होंने हम्म, ट्यूमर मार्कर कोई भी नहीं दिया हुआ, सारे नॉर्मल है। तो फिर मैडम इसकी क्या मैनेजमेंट होगी? नॉर्मल है ट्यूमर मार्कर्स, कोई भी नहीं जी दिया या नॉर्मल है, नॉर्मल है ये बताएं। नॉर्मल है, सारे नॉर्मल है। एक बात अल्ट्रासाउंड पे बायलेटरल बोले ना, आप कह रही हैं कोई भी नहीं दिया, नॉर्मल है। मतलब नॉर्मल है जी, सारे ट्यूमर नॉर्मल दिए मार्कर जी। सारे नॉर्मल है, बायलैटरल सिस्ट है, क्या कॉम्प्लेक्स सिस्ट है या क्या है? जी जी कॉम्प्लेक्स है, जी दोनों कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। सिस्ट में अब आई एम श्योर ये बायलैटरल एंडोमेट्रियोसिस का केस है, समटाइम्स देयर इज बायलैटरल डर्मोइड आल्सो। सो अब कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, उसके अल्ट्रासाउंड के डिटेल्ड फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया हम्म कि सेप्टी कितने थिकनेस के हैं, कैप्सूल कितने थिकनेस के हैं, कुछ में इवन ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस दे दी होती है, वो डायग्नोस्टिक ऑफ एंडोमेट्रियोसिस होता है। फिर सी जैसे कि पेपिली है या थिक सेप्टेशंस है या कुछ ऐसा, तो फिर आप उसको फिर आप सीटी करा सकते हो। तो मैडम इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, वरना मतलब ये जो आप हम बता जो। रहे हो, ये टिपिकल बायलैटरल एंडोमेट्रियोमा का केस है। अच्छा तो मैडम मेरे इसमें हम लोग वो जो लेफ्ट वाली है जो बड़ी सिस्ट है, उसमें हम यूनिलेटरल सल्पेन जो ओफेरेक्टमी कर लेंगे, और जो राइट वाली की सिस्टेक्टमी कर क्यों? लेंगे, ऐसे नहीं हो सकता? आपने हर सूरत ओवेरियन टिश्यू बचाना है। एंडोमेट्रियोसिस में कहते हैं कि यू कैन लीव द लिटिल वॉल ऑफ एंडोमेट्रियोसिस टू कंजर्व योर ओवरी आल्सो। हम्म, ओवेरियन टिश्यू बचाना है आपने। आपने एंडोमेट्रियोसिस इज नॉट मेलिग्नेंट, इट्स अ रिकरिंग थिंग, लेकिन इसके अंदर अगर आप ओवरी निकाल दोगे तो उसकी फर्टिलिटी का क्या बनेगा? तो मैडम फिर दोनों मैडम साइड इसलिए की हम सिर्फ थ्री सिस्ट स्टेप रिमूव सर्जरी करेंगे? करते हैं, या मैडम हम जी, इसमें 3 स्टेप जो है, सिस्टेक्टमीज करेंगे। मैडम 3 स्टेप्स वाली ट्रीटमेंट हम इसमें दे सकते हैं बायलैटरल एंडोमेट्रियोमा में? 3 स्टेप क्या? कि मैडम सबसे पहले तो हम जो है वो इसको जो भी एंडोमेट्रियोमा के अंदर जो इसका मटेरियल, हम इसको पहले उसको एक्सप्रेट कर देते हैं, फिर हम इसको GnRH दे देते हैं, सुप्रेशन थेरेपी देते हैं फॉर 3 months, एंड व्हेन द नेवर, एज इज रिड्यूस्ड, देन नेवर, ये आफ्टर 2 कहीं months। नहीं रिकमेंडेड, ये आप बोलें भी ना प्लीज, ये बिल्कुल गलत ट्रीटमेंट है। यू नेवर डू एस्पिरेशन ऑफ एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। ये शायद ये जो पेरिफ्रीज में बिल्कुल नॉन डॉक्टर्स हैं, दे डू दिस। यू कैन नॉट डू एस्पिरेशन ऑफ एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, ये आपने पता नहीं कहाँ से 3 स्टेप कोई है ही नहीं। प्लीज ये अगर किसी ने सुन लिया, मैं शायद ये कट कर दूंगी रिकॉर्डिंग में से, गलती से भी ना कोई सुन ले। जी एस्पिरेशन ऑफ मैडम, हमने भी एंडोमेट्रियोसिस नहीं रिकॉर्डिंग में कर सुन लिया सकते, था। वो दोबारा रिकर हो जाएगी। यू कैन नॉट गिव GnRH। एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट 2 तरह की है, या मेडिकल या सर्जिकल। GnRH देके वो दोबारा बन जाएगी, व्हाट इज द पॉइंट? या तो फिर आप उसको लॉन्ग टर्म साल साल उसको एमेनोरिया करो विद प्रोजेस्टेरॉन, वो केस में जहां वो कंसीव नहीं करना चाह रही, एस्पिरेट से करना। आप प्लीज इसको, या तो अगर फर्टिलिटी के लिए कर रहे हो तो डायरेक्टली उसको या फ्री के लिए मैडम लेके जा रहे हो, या अब तो मैडम इवन ये टॉप फर्टिलिटी में वालों में लिखा भी हुआ कुछ है। ऐसा मैडम कॉन्सेप्ट आ रहा है टॉक में कि जो आप मेंशन उसको है ना, सर्जरी की तरफ ले जाने को। जी, मैडम ये क्या? टॉक में मेंशन है, लेकिन उन केसेस में जो बायलेटरल हो और हमें उनका ओवेरियन रिजर्व बचाना हो तो फिर हम ये 3 स्टेप अब तो हम प्रोसीजर इसी में करेंगे। बात कर रहे ये हैं ना। टॉक जी मैडम, ये टॉप में लिखा हुआ है। देखो मैं आपको बताती ये हूँ, भी तो नॉट वही रियली, केस है ना, नॉट रियली। बायलेटरल। जिसमें बायलैटरल बेशक है, जिसमें बायलैटरल बेशक है, लेकिन उसके अंदर अगर आप अल्ट्रासाउंडेड
आती हैं। एक तो ये कि नो मैडम, लेप्रोस्कोपी होगी उसमें भी। अंदर देते हो अल्ट्रासाउंड गाइडेड, बट अगेन अगर किसी के पास वो उसका डॉग की है पिक्चर, तो स्क्रीनशॉट लेके ना ग्रुप पे शेयर कर दें ताकि मैडम भी देख लें। हाँ, अच्छा वो मेरा बार बार ना इंटरनेट चला जाता है, मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि अब अच्छा सो मैं आई वाज जस्ट टेलिंग यू। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी मैडम, अब आ रही है आवाज। अब आ रही है, शुक्र है। अच्छा मैं आपको ये बता रही थी, अच्छा एंडोमेट्रियोसिस में रोज रोज नई चीजें आती हैं मैनेजमेंट में। इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल वो है। कहीं पे फर्टिलिटी में कहते हैं डायरेक्ट सर्जिकल मैनेजमेंट में ले जाओ, जो मेट्रियोटिक डिजीज पूरी एक्सिजन पेल्विक पेरिटोनियम एक्सरसाइज हो जाए ताकि जो स्पॉट्स हैं वो भी ना रहे। देन देयर इज अनदर ट्रीटमेंट, वो कहते हैं छोटी मोटी सिस्ट और ट्यूबल पेटेंसी है, जस्ट गो फॉर आईवीएफ और जस्ट गो फॉर फर्टिलिटी मैनेजमेंट और उन सिस्ट को इग्नोर करें। अच्छा तीसरी एक और है, वो कहते हैं अगर बायलैटरल बड़ी बड़ी है या इवन एक बड़ी भी है और पेशेंट की मल्टीपल सर्जरीज हो रही हैं, तो आप उसको डायरेक्ट अल्कोहल इंजेक्ट कर दो। अगर सिस्ट के अंदर तो वो बर्न कर देता है सिस्ट को, इट हैज गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स, बट अगेन हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स है। जो आप सिस्ट एस्पिरेशन की बात कर रहे हो उसमें तो मुझे ऐसा तो वैसी स्पिलेज हो गई, किसी की ट्यूबें गलती से खुली भी हैं तो वो भी बंद हो जाएंगी, ridges वहीं बन जाएंगे, एंड देयर विल बी नो यूज ऑफ डूइंग इट, क्योंकि वो देयर एंड देन दोबारा बन जाएगी सिस्ट। तो उसके बाद जीएनआरएच एनालॉग आप दोगे, उसका भी कोई फायदा नहीं होता, सही बात है, इंस्टेड वो आपकी सर्जरी को और डिफिकल्ट कर देता है, इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ द सिस्ट करता है। सो इस केस में हाँ, फिर उसमें ये भी लिखा है कि अगर अगर बायलैटरल सिस्ट हैं और आपको बहुत ज्यादा सिस्टेक्टमी करनी पड़ी है, तो यू कैन इवन लीव बिहाइंड अ लिटिल बिट ऑफ सिस्ट इनसाइड टू कंजर्व ओवरी। तो ओवेरियन इसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज है इसके इसकी मैनेजमेंट में। लेकिन एक अगर आप एग्जाम के लिए करो तो मैं तो ये कहूंगी कि अगर फर्टिलिटी का केस है, टेक हर फॉर द सर्जरी। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट यानी जिसकी फर्टिलिटी विशेष नहीं है, टेक हर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको साला साल प्रोजेस्टेरोन दे दो, विद एरोमेटेज इनहिबिटर भी आप दे सकते हो डुअल इफेक्ट के लिए। और फिर उसके आप ओव्यूलेशन और पीरियड्स को आप सप्रेस रखोगे और उस तरीके से उसका
काम जो है वो ठीक, मतलब वो उसकी ट्रीटमेंट चलती रहेगी। एंड वंस शी डिसाइड्स टू कंसीव, तो आप उसकी ये मेडिसिन खत्म करके उसको फर्टिलिटी की तरफ कर दो। तो दिस इज मैडम हाउ यू कैन गो। जी। मैडम अगर ये बायलैटरल एंडोमेट्रियोसिस की बात कर रहे हैं जैसे, तो मैडम उसमें तो स्टेज 4 में ही चला जाएगा ना एंडोमेट्रियोसिस, मतलब इतनी स्प्रेड हो गई है, तो मैडम फिर जाहिर है, उसमें तो हाँ। आईवीएफ क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है टोग में जी, भी और एशरे की बिल्कुल ठीक गाइडलाइन कह में रहे हो। भी, स्टेज 3 और 4 में आपने आईवीएफ के लिए पेशेंट को बताना है, और स्टेज 1 और 2 में आपने डायरेक्ट आप सर्जरी आईवीएफ करानी के लिए है। भी जा सकते हो, लेकिन एक बात ये, स्टेज 3-4 के अंदर आईवीएफ इज नॉट इजी एट टाइम्स। यू आर नॉट इवन एबल टू रीच द ओवरी, इतनी डिविजन्स होती हैं और इतनी cysts होती हैं। और सच्ची बात बताऊं, विद ओवेरियन सिस्ट ओवुलेशन आपको ओवाई नहीं मिलते, फॉलिकल्स ही नहीं बनते। तो आईवीएफ वाले 1-2 साइकिल्स के बाद उनको वापस भेज देते हैं कि इनकी पहले आप लेप्रोस्कोपिक सारी सर्जरी करें। और फिर क्योंकि उसमें और एंडोमेट्रियोसिस इटसेल्फ रिड्यूसेस एएमएच, वो कुछ भी नहीं हुआ, पेशेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ द एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट ओवेरियन रिजर्व कम आता है। मैडम वो तो बात ये ठीक दिस है इज आपकी, दीज। लेकिन हमने हम्म एटलीस्ट उसको भेजना तो है ना फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास कि वो जाके आईवीएफ तो कराए ना मैडम। फिर वो बाद की जो चीजें हैं वो, क्योंकि प्रपोजल में तो मैडम सर्जरी भी हम करेंगे, एडहेजन्स बनी हुई अगर हैं, आप गाइडलाइन ओपन का क्लोज हो रेफरेंस दे जाएगा। के बात करो तो आप सही कह रहे हो। आप अगर अगर गाइडलाइन का रेफरेंस दे के बात करो तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि मैं उसको आईवीएफ के लिए भेज दूंगी, लेकिन अगर आप उसको सर्जरी भी पहले बोल दो तो वो भी जस्टिफाइबल है। मैंने आपको बता दी उसकी जस्टिफिकेशन। मैडम वो तो ठीक है फिर अगर मैडम। पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो फिर हम कह सकते हैं कि सिम्टोमेटिक है, तो फिर हम सर्जरी की तरफ जा भी सकते हैं। नहीं, मैंने तो सिम्टोमेटिक का नाम भी नहीं लिया, मैं तो सब फर्टिलिटी की बात आपसे डिस्कस कर रही हूँ ना। मैंने आपसे कहा कि ग्रेड 3-4 का एंडोमेट्रियोसिस है, बायलैटरल सिस्ट है, आप उसमें सर्जरी भी डायरेक्ट जस्टिफाई कर सकते हो इवन बिफोर आईवीएफ। क्योंकि आईवीएफ में यू यू नीड टू डू ए विजुअलाइसिस एट टाइम्स बिफोर पिकिंग अप फॉलिकल्स। फॉलिकल्स ही नहीं बनते। एक फॉलिकल बना के क्या फायदा होना है पेशेंट का, कि एक फॉलिकल और एक भी एम्ब्रियो ना कल को बन रहा हो, ठीक है ना। तो आपको एटलीस्ट कुछ अच्छे फॉलिकल्स चाहिए होते हैं जिससे अच्छे एम्ब्रियोज बने, और फिर आप उनमें से अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर सको। गेटिंग जस्ट वन फॉलिकल फ्रॉम अ साइकिल इज ऑफ नो यूज। तो आप बिल्कुल इसको डायरेक्ट सर्जरी भी जस्टिफाई कर सकते हो, ठीक है। जी मैडम। लेकिन अगर आप गाइडलाइन वो भी रेफरेंस दे के बात करना चाहते हो तो वो भी बिल्कुल ठीक है। मैडम वो ज्यादा ऑथेंटिक है ना, हमें तो इतनी चीजें पता भी नहीं है। ठीक है, नहीं नहीं, मैं मैडम वही फिर कह रही हूँ, इसमें अगर आप दोनों उस तरह जस्टिफाई वट एवर यू आर सेइंग, जैसे आज अभी सना ने जस्टिफाई मिडलाइन इंसिजन को कर दिया विच वॉज वेरी गुड। सो आप जिसको जिस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो वो अच्छी चीज, अच्छी बात है। लेकिन ठीक, आपको पता होना चाहिए, नॉलेज साउंड होना चाहिए, और बोंगियों से नहीं जस्टिफाई करना। ठीक जस्टिफिकेशन हो तो ठीक है। सो मैडम गुड, इसका अब मतलब ये है क्लास कि में दोनों आज लंबी हो गई दोनों जी। साइड की सिस्ट हम रिमूव कर देंगे, ऐसे ही है मैडम? जी दोनों साइडों की सिस्ट रिमूव कर देंगे और कंजर्वेशन ऑफ बोथ जी ओवरीज। जी, ठीक है। मैम सो एक गुड। सवाल पूछना था। सो फ्रोजन मैम एक सवाल पूछना था। जी है ना। मैम फ्रोजन सेक्शन जो हम करते हैं जी तो जी, मैम उसमें भी क्विकली। जो है ना कैंसर का स्प्लिच नहीं हो जाएगा, मतलब कैप्सूल कट हो जाएगा ओवरी का? ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि आप स्पिलिच को कम से कम, या फिर आप पूरी सिस्ट को एज अ होल निकाल कर भेज दें। कई दफा सॉलिड सा फाइब्रोमा सा होता है, उसका तो चलो स्पिलिच नहीं होता, लेकिन उसमें यही होता है कि हम पूरी की पूरी सिस्ट को या तो भेज देते हैं फॉर द डायग्नोसिस, ठीक है। मैम ये तो फिर मतलब लेप्रोटमी फ्रोजन करके फिर सेक्शन में क्योंकि जो है हमने फैसला करना होता है ना क्लियरेंस का। मैम एडिशनल पूरी लाइसेंस सिस्ट जो हम को करेंगे। निकाल के फिर उसका सेक्शन लेकर हम फ्रोजन सेक्शन को भेज दें, ऐसा? जी जी जी, अच्छा। है ना। क्विकली लास्ट क्वेश्चन। मैम ये लेप्रोस्कोपिक जो हम एडिशनल लाइसेंस करेंगे उसके बाद मतलब एग रिट्रीवल के लिए इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शन करवा के फिर ओवर हम ट्राई करेंगे या जी, स्पॉन्टेनियसली? नहीं नहीं, फिर तो जाहिर है, वो तो फिर एक पूरी एंडोमेट्रियोसिस की अलग डिस्कशन है। उसमें तो फिर ऑब्वियसली आप जरा हरी करते हो। अगर ट्यूब्स ठीक नहीं है तो डायरेक्ट आईवीएफ के लिए भेजते हो। उसमें तो आपने जितना जल्दी वो उसका प्रोसीजर करा लो, उतना कंसेप्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्पेशली फर्स्ट ईयर आफ्टर सर्जरी। तो उसमें डिपेंड करता है इंट्राऑपरेटिव फाइंडिंग में, अगर ट्यूब्स आर पेटेंट एंड गुड एंड फाइंडिंग्स वर गुड, तो फिर तो आप फिर भी आप ओव्यूलेशन इंडक्शन पे इतना वेट नहीं करते, आप डायरेक्ट आईयूआई पे जाते हैं, बिकॉज आपने अर्ली कंसेप्शन करनी होती है, ठीक है।